हेलो दोस्तों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरा नाम अभय कुमार है और मैंने सोचा कि आज आप लोगों से मैं अपनी बात डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और वंचित तबके के संबंध में मैं करूं। फ्रेंड्स, माय नेम इज अभय कुमार and today I have decided to talk about democracy and deprived section। मैंने अपने आज के टॉपिक में एक डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया है और मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज की बात की है। आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि हर सवाल के पीछे एक संदर्भ होता है, एक उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। आप क्यों आज मार्जिनलाइज कम्युनिटी और डेमोक्रेसी की बात आज इस वक्त आपने करना शुरू कर दिया है? तो जो कॉन्टेक्स्ट है मेरे बात करने का, जो संदर्भ है, वो ये है कि बिहार से खबर आई है कि जो वहाँ पे सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार बनी है, बीजेपी और जदयू की जो सरकार बनी है, उसमें जो मंत्रिमंडल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उसमें एक भी मुसलमान भाई या बहन को शामिल नहीं किया गया है। द न्यूज़ हैज़ कम फ्रॉम बिहार दैट द न्यूली फॉर्म्ड नीतीश कुमार गवर्नमेंट which is being supported by the BJP has not included even a single Muslim। एक भी हमारे अक़लियत और हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई को उसमें जगह नहीं दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? मैं समझता हूं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर समस्या है कि कैसे बिहार राज्य, जहां पर माइनॉरिटीज़ की, मुसलमान भाइयों की जो आबादी है वो तकरीबन 1.7 करोड़ है, यानी 1.25 करोड़ है। 2 करोड़ से थोड़ा ही कम है और उनका जो परसेंटेज जो बनता है, उनकी आबादी का जो प्रतिशत बनता है, वो तकरीबन 16 और 17% है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे मंत्रिमंडल से बाहर रखा जा सकता है। मैंने इस विषय पर कुछ रोज पहले एक मजमून यानी एक लेख मैंने उर्दू के एक अखबार में मैंने इसको प्रकाशित किया, शाया किया था। हुआ क्या कि कुछ मेरे दोस्त मेरे ऊपर टिप्पणी करने लगे, कमेंट करने लगे कि आपको मुसलमानों की बहुत फिक्र है, जैन को वहां पे जगह नहीं दी गई, क्रिश्चियन को जगह नहीं दी गई, जैन समाज से हमारे जो भाई थे उनको जगह नहीं दी गई, जो ईसाई भाई थे, क्रिश्चियन समाज से जो लोग थे उनको जगह नहीं दी गई। तो आप उनके बारे में तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप मुसलमान परस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर ये भी कहा गया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वोट देंगे मुसलमान महागठबंधन को, वोट देंगे मुसलमान
ओवैसी साहब की पार्टी जो है उनको, और जब सरकार बनेगी एनडीए की तो उनको क्यों जगह दी जाएगी भाई? ये भी सवाल कुछ लोगों ने उठाया कि वोट देते समय तो उन्होंने एनडीए के खिलाफ वोट किया है, बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, जदयू के खिलाफ वोट किया है। उनका वोट अमूमन जो है या तो महागठबंधन को गया है, ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन को गया है, और सीमांचल के कुछ क्षेत्र में उनका वोट जो है वो ओवैसी साहब की पार्टी को भी गया है। तो क्यों नीतीश कुमार कोई फ्री का कोई प्रसाद बांट रहे हैं कि माइनॉरिटीज को और अकलियत को उनको सीट दे दे? अच्छा, ये भी दलील दी गई। फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अभय जी, आप दिन रात मुस्लिम 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 करते हैं, आप ठीक नहीं करते हैं, हर चीज को मुस्लिम्स के एंगल से देखते हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं तो कोई मुस्लिम्स के एंगल से नहीं देखता। इस तरह की भी टिप्पणी की गई। तो कहने का मतलब है कि मेरे कुछ आलोचक, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको लगता है कि डेमोक्रेसी और मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के बात करना समय की बर्बादी है। उनको लगता है कि ये हिंदू समाज के खिलाफ एक एक प्रोग्राम है, ये देश के खिलाफ एक प्रोग्राम है, और इस तरह के प्रोग्राम को या तो देखना नहीं चाहिए या इसका बायकॉट करना चाहिए। इस तरह की भी सोच लोगों के अंदर में है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरी जो सोच है उससे सहमति नहीं रखने वाले लोगों की पहले मैं राय दे दूं और फिर मैं अपने बात को आपके सामने रखूं। तो मेरे ऊपर या मेरी जैसी बात करने वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप मुस्लिम परस्ती करते हैं, आप हर चीज़ों को हिंदू मुस्लिम में बांट के देखते हैं, आप सांप्रदायिकता करते हैं, आप हिंदू समाज के खिलाफ बोलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं अरे भाई, मुसलमान को जगह नहीं मिल गई तो हिंदू समाज को इससे क्या टेंशन है? बताइए क्या टेंशन है इससे? हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मुस्लिम समाज को सीट नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कोई मुसलमान मंत्री होता तब भी अस्पताल में दवाई मिलती, अब नहीं है तब भी मिल रही है, ऐसी भी दलील आती है। क्या बन ही जाता कोई मुसलमान मंत्री तो क्या हो जाता? दवाइयां क्या हो, आपको दवाइयां क्या आपके घर तक आ जाती? बोलिए। राशन मंत्री अगर कोई बन जाता तो राशन आपके घर में आ जाता। अरे भाई, कोई भी बना है मिनिस्टर, क्या टेंशन है आपको? क्या टेंशन है? आप बिना मतलब का आप बैठ के फेसबुक पर शो कर रहे हैं कि मुस्लिम लोगों की संख्या नहीं है और ये नहीं है। कुछ और काम कीजिए, आप हिंदू लोगों के बारे में कुछ सोचिए। इस तरह की भी बात कही जाती है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आलोचनाओं को, क्रिटिसिज्म को मैं आपके सामने रख दूं और फिर मैं कोशिश करता हूं कि क्या मैं अपने केस को डिफेंड कर पा रहा हूं, मैं अपनी दलील को आपके सामने रख पा रहा हूं जी। तो आज का मेरा टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटी, मतलब लोकतंत्र और जो वंचित तबका है, जो महरूम तबका है, जो महरूम और वंचित समुदाय है, उसको कैसे ये डेमोक्रेसी और भी मार्जिनलाइज कर रही है। यही सवाल से मैं आपको आज मुखातब होने वाला हूं। हुआ क्या है मेरे दोस्तों कि आजकल मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, तो इस दौरान कुछ चीज़ों को मैंने फिर से पढ़ी है, कुछ चीज़ों को फिर से पढ़ी है, तो बातें बहुत ताज़ा है, दिमाग में बातें कुछ ताज़ा है। तो मैंने सोचा इस बात को क्यों नहीं आपके सामने मैं रख दूं, ताकि अगर मैं भूल भी जाऊं तो कुछ लोगों को तो याद होगा। आजकल मैंने कुछ लिटरेचर जो हो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा और कुछ लिटरेचर मैंने इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में भी पढ़ा, और बाकी जो फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, जो सोशल थियरी है, उसमें जो सवाल रिप्रेजेंटेशन का है, जो सवाल नुमाइंदगी का है, प्रतिनिधित्व का है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह की बातें की हैं वो तो हम जानते ही थे, और वो आज के इस टॉक में, आज के इस बातचीत में उसकी भी बहुत अहमियत है। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि
भारत में डेमोक्रेसी है। तो और मैंने अपने टॉक में डेमोक्रेसी को भी इसमें जोड़ के बताया है कि डेमोक्रेसी और मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, इस पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए, डेमोक्रेसी जो है उसको क्या कहते हैं, मतलब अगर आप उसको मीनिंग, अगर डेमोक्रेसी को आप उसको बोले कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से आपका क्या मुराद है, क्या मतलब है लोकतंत्र जमहूरियत से। तो जो लोकतंत्र का जो मतलब है, अगर उसको बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप कहें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, जनता की सरकार। डेमोक्रेसी, पावर ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, तो जनता की सरकार है, ठीक है, जनता की सरकार है। और डेमोक्रेसी की जो शुरुआत है वो हमें एथेंस जो है, यानी जो ग्रीक सिटी जो है, वहां हमें देखने को मिला आज से तकरीबन 2500 से 2600 साल पहले। और वहां पे जो डेमोक्रेसी आया या डेमोक्रेसी जो थी वो एथेंस में थी। और वहां पे जो सिटीजन जो थे, जो नागरिक थे, सब के सब उस लोकतंत्र में भाग लेते थे। और वो जो डेमोक्रेसी है उसको पॉलिटिकल साइंस में जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं उसको कहते हैं कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट का मतलब सीधा तौर से, सीधा, प्रत्यक्ष, जी, एकदम बराह रास्त डेमोक्रेसी है वो, जी। तो आप मुझसे पूछेंगे ये सीधा डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सिटीजन्स in Athens, they were participating in popular assemblies and they were discussing public issues and they were taking decisions। यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम इसको इसलिए कहते हैं कि उस जमाने में एथेंस में, आज से तकरीबन 25 से 2600 साल पहले, उसमें क्या था कि जनता जो थी वो सीधे तौर पर एक पॉपुलर असेंबली में एक भाग लेती थी और अपने जो भी मुख्य मुद्दे होते थे उसमें वो शरीक होती थी और उसके ऊपर फैसला लेती थी कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए खराब है। और मजेदार बात यह है कि उस जमाने में भी युद्ध और शांति, वार एंड पीस के मुद्दे छाए रहते थे और इसी पे ज्यादा बात होती थी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन उस डेमोक्रेसी में भी एक प्रॉब्लम था। उस डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम यह था कि वो डेमोक्रेसी जो था उसमें बराबरी नहीं थी। वो डेमोक्रेसी जो था उसकी जो कमियां जो थी उसमें यह था कि उसमें गैर बराबरी थी। उसमें नागरिकों को जो था वो सबको अधिकार बराबर नहीं दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि वहां पे महिलाओं को यानी वीमेन को, स्लेव को यानी दास को, और फॉरेनर्स यानी विदेशी जो गैर एथेंस के लोग थे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था। यानी बहुत कम लोग ही सिटीजनशिप यानी नागरिकता या शहरियत उनको मिली हुई थी। यानी डेमोक्रेसी डायरेक्ट तो थी लेकिन उसमें बहुत कम प्रतिशत जो होता था जनता का वो भाग लेता था, सारे लोग उसमें भाग नहीं लेते थे। तो ये उसकी बहुत बड़ी कमी थी उस डेमोक्रेसी की। बाद के दिनों में कुछ सालों के बाद वो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। और उसके बाद आधुनिक दौर में हमारी जो डेमोक्रेसी है वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो मतलब यूरोप में हुआ, उसके बाद से वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशंस, डेमोक्रेसी जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो गया। और वो फुल फ्लेज्ड फॉर्म में डेमोक्रेसी नहीं था, मतलब मॉडर्न पीरियड में। एक चीज और हमको ख्याल रखने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी किसी एक देश या किसी एक कंट्री का गिफ्ट दुनिया को नहीं है। यू कैन नॉट से दैट वन कंट्री और वन प्लेस और वन रिलीजन और वन रीजन हैज गिफ्टेड डेमोक्रेसी टू द वर्ल्ड। किसी एक का डेमोक्रेसी वो नहीं है, सब लोगों ने उसमें योगदान दिया है। और डेमोक्रेसी जो था
वो कोई एक दिन के अंदर में कोई पकौड़ा नहीं था कि एक दिन गोभी लाया और आपने उसको तल दिया और पकौड़ा तैयार हो गया गर्मा गर्म। डेमोक्रेसी जिस फॉर्म में हम आप आज देख रहे हैं, उसको आने में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत कुर्बानियाँ दी गई थी, बहुत वक्त लगा और उसमें समय लगा सबको अधिकार मिलने के लिए। अब सबसे पहली बात सुन लीजिए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो डेमोक्रेसी हुई, उसमें जनरली क्या था कि जो प्रॉपर्टीज जिनके पास मालो दौलत था, जो अमीर तबके के लोग थे, उन्हीं को सिटीजनशिप यानी नागरिकता दी गई थी। हम लोगों को पढ़ाया गया है, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं, अमितांशु भी यहाँ पे, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि सिटीजनशिप को लेके पहले पॉलिटिकल राइट्स दिया गया, तो सिविल राइट्स दिया गया, तो इकोनॉमिक राइट्स दिया गया। इस तरह के टी.एच. मार्शल की एक राइटिंग है, हम और अमितांशु साथ ही पढ़े थे जेएनयू में, तो हमने टी.एच. मार्शल इन सब को भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में अधिकार एक साथ नहीं आए, पहले कुछ अधिकार आए, फिर कुछ अधिकार आए। तो पहले अमीरों को मतलब अमीरों को दिया गया वोटिंग राइट्स, फिर उसके बाद मजदूर आए, तो फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी साथ में हुई, तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया वोटिंग करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं को वोटिंग देने के अधिकार से बहुत लंबे वक्त तक उनको वंचित करके रखा गया था। तो डेमोक्रेसी भारत में भी 1950 के बाद से जो आज़ादी हमें 47 में मिली, उसके बाद जब डेमोक्रेसी भारत में आई 52 में, तो इसमें जो हमने डेमोक्रेसी के अंदर में हमने यूनिवर्सल सफरेज यानी मताधिकार जो था उसको सबको दे दिया, माने वोट डालने का अधिकार सबको दिया, और सारे लोगों का वोट का जो पावर है वो एक ही है, 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट मैंने उनको लोकतंत्र में हमारे भारत में सबको दे दिया गया। अब देखिए, इस लोकतंत्र की आलोचना भी बहुत है, खासकर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस लोकतंत्र की काफी आलोचना है। और इसको मार्क्स की एक किताब है, या आप उसको कहें उनका एक पंफलेट है, जूइश क्वेश्चन, ये काफी अहम है। और कार्ल मार्क्स ने जूइश क्वेश्चंस में मतलब जो मॉडर्न स्टेट है, जो आधुनिक राज्य है, उसका जो क्लेम है, उसका जो दावा है कि हमने बराबरी दे दी, हमने स्वतंत्रता दे दी, उस पर मार्क्स सवाल उठा रहे हैं। और मार्क्स कह रहे हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है उसने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस तो दे दिया, यानी पॉलिटिकल बराबरी तो दे दी, लेकिन समाज के अंदर में आपको जो गैर बराबरी है, जो गैर बराबरी आपको संपत्ति को लेकर है, प्रॉपर्टीज को लेकर है, जो जाति का है, जो धर्म का है, ये जो गैर बराबरी है, उसके ऊपर उसने अपनी खामोशी अख्तियार कर ली, उसने कुछ नहीं बोला उसके ऊपर में। और वो सवाल आज भी लिबरल डेमोक्रेसी में नहीं उठाया जाता है, जनरली उसको नहीं उठाया जाता है। ये एक दूसरी बात है, हम बाद में इसके ऊपर आएंगे। तो 1952 में जो भारत में लोकतंत्र आया, या फिर दुनिया में जो लोकतंत्र जो फैला, उसको हम कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं कि वो लिबरल प्रिंसिपल पे, यानी उदारवादी जो विचारधारा है, उससे वो बहुत हद तक प्रभावित है। अब आप पूछेंगे कि ये उदारवादी लिबरल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? तो लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जहां पे यूनिवर्सल सफरेज दी जाती है, यानी सबको मताधिकार दिया जाता है, जहां पे चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होते हैं, जहां पे सिविल सोसाइटीज को अधिकार दिया जाता है, जहां पे माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन होता है, और जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी सारा पावर जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में लोकतंत्र में नहीं दिया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, यानी जो जुडिशियरी है, जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, इनके अधिकार को बांट दिया गया है। यानी कोई कानून बनाएगा, कोई कानून का इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और कोई जो है इस बात की निगरानी करेगा कि क्या देश जो है वो संविधान के मुताबिक चल रहा है, या देश जो है किसी की मनमानी से चल रहा है। तो संसद हमारे देश में कानून बनाएगा, और जब कानून बन जाएगा तो उसको एग्जीक्यूटिव, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, ये लोग या फिर ब्यूरोक्रेट लोग हों, ये लोग मिलकर उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे,
और जो अदालत का काम होगा सुप्रीम कोर्ट का, इनका काम होगा ये देखना कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है संविधान के मुताबिक, या सरकार जो है संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है, या कोई कानून बना रही है जो संविधान के खिलाफ है, तो वो उस कानून को रोक देगा। जैसे अभी लव जिहाद का मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो लव जिहाद पे कानून ला रही है, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इसको कानून जो है इसको अदालत इसको कभी पास नहीं करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा। चलिए, तो हुआ क्या कि मेरे अंदर में थोड़ा सा भटकाव हो गया, यहाँ पे कुछ मैंने लंबा वक्त जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे बात करने में लगा दी। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि बिहार के ऊपर में, अब मैं बिहार पे आता हूं कि बिहार में मुस्लिम समाज के हमारे जो भाई हैं या जो हमारी जो बहनें हैं, उनको वहां उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो ये कैसे लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है, कैसे आप लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला करार दे रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का जो डेफिनेशन है वो तरह तरह से डेफिनेशंस दिया जाता है लोकतंत्र का। कोई कहता है ये जनता का राज है, कोई कह रहा है कि इसमें फैसले जो हैं तो होते हैं वो मिल बैठ कर लिया जाता है, इसमें शांतिपूर्ण तरीकों से आपसी विवाद को ठीक किया जाता है, ऐसे ऐसे डेफिनेशंस है। एक मैं पढ़ रहा था, एक साहब कह रहे थे डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग मिलजुल के अपने जो विवाद होते हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसको हल करने की कोशिश करते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं और एक सरकार चुनते हैं। एक चीज और मैं आपको कहना भूल गया कि जो पहले की डेमोक्रेसी थी और जो अब की डेमोक्रेसी है, यानी एंशियंट डेमोक्रेसी और मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक फर्क ये है कि एंशियंट डेमोक्रेसी जो थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, यानी जितने भी सिटीजन्स थे, जितने भी नागरिक थे, सब के सब उसमें भाग लेते थे। लेकिन जो आधुनिक काल का जो डेमोक्रेसी है इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि प्रतिनिधित्व होता है इसमें। यहाँ पे नुमाइंदा जनता जो होता है वो खुद संसद में नहीं शामिल होती है, सारे जनता संसद में नहीं आती है, बल्कि जनता अपना जो नुमाइंदा है, अपना जो प्रतिनिधित्व है उसको चुन के भेज देती है, और जनता संसद में जाके जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो वहां जाके चुनाव जीतने के बाद वहां पे फैसला लेते हैं। मतलब अगर हमारे दोस्त अमितांशु जी अगर इलाहाबाद से हैं तो इलाहाबाद की 5 या 7 लाख जनता जो है वो दिल्ली नहीं आएगी फैसले लेने के लिए, वो इलाहाबाद से अपने एक प्रतिनिधि को चुन देंगे। कोई हमारा भाई अगर बनारस से है तो वहां से एक अपना प्रतिनिधि चुन देगा। मैं ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूं तो मेरा एक प्रतिनिधि मेरे इलाके से आ जाएगा। इसलिए भारत के जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसमें 543 जो एमपीज जो होते हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों से चुन के आते हैं, और जब चुन के आते हैं तो वही मतलब फैसला लेते हैं, वही जनता के बिहाफ पे यहाँ पे कानून बनाते हैं, उनकी भलाई और वेलफेयर के लिए यहाँ पे फैसले लेते हैं। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो अमूमन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहला सवाल जो ये है, जो मैंने जो बात यहां पर रखी है, ये कि पहला सवाल मुझसे कोई पूछेगा कि अच्छा एक चीज बताइए, आप मुसलमानों के नुमाइंदगी, उनके रिप्रेजेंटेशन को लेके इतना मतलब क्यों दुखी हैं, आप बताइए, और समाज से लोग क्यों नहीं, उनके लिए क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। पहला मेरे ऊपर इल्जाम ये आता है। तो मैं इस दलील के खिलाफ जो मेरी जो राय है वो ये है कि मैं मुसलमान के लिए सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। आपने देखा है कि ये जो मेरा ये आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कहा है डेमोक्रेसी एंड मार्जिनलाइजेशंस ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटी। हमने वंचित समाज की बात की है। तो वंचित समाज का मतलब ये हो गया देश के अल्पसंख्यक,
वंचित तबका का मतलब हो गया देश के दलित समाज, वंचित का मतलब हो गया देश के आदिवासी, वंचित का मतलब हो गया देश के पिछड़े हुए लोग, वंचित का मतलब हो गया देश की महिलाएं, वंचित का मतलब हो गया देश के गरीब गुरबा लोग, जो लोग हैं जिनका बारे में कोई नहीं सुनता है, जिनको सत्ता में कोई जगह नहीं मिल रही है, जो हर तरह से सताए हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में अगर सरकार बनी है, चाहे वो सरकार नीतीश जी की बनती या किसी और की बनती, आपने मुस्लिम समाज से आपने मेंबर को क्यों नहीं अपने गवर्नमेंट में शामिल किया है? तो कोई कहेगा मुस्लिम समाज ही क्यों, जैन समाज क्यों नहीं, क्रिश्चियन समाज क्यों नहीं? तो मैं ऐसे सवाल का जवाब दूंगा कि हाँ, क्रिश्चियन समाज से भी लोगों को क्यों नहीं लाया गया, जैन समाज से भी लोगों को क्यों नहीं लाया गया, और महिलाओं में से लोगों को क्यों नहीं भागीदारी दी गई, और मुस्लिम समुदाय से लोगों को क्यों नहीं लाया गया, गरीब लोग हैं उनसे क्यों नहीं उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया गया? तो जिन भी समाज से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और जो वंचित समाज हैं, मैं मानता हूं कि उनको, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ उनको भी रिप्रेजेंटेशंस देनी चाहिए। ये मैं किसी कम्युनिटीज के मैं खिलाफ नहीं हूं और ना मैं वकालत किसी एक खास कम्युनिटीज के लिए कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके लोगों को आज तक सत्ता में, पावर में ऊपर कोई जगह नहीं दी गई। अब एक नहीं, हजारों जातियां हैं। हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है अयूब राइन साहब, जो पासमानदा मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। उनका संबंध दरभंगा बिहार से है और वो मुझसे कई बार कह चुके हैं कि अभय बाबू, मैं क्या बताऊं, पासमानदा समाज में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर में आज तक कोई चपरासी भी नहीं बन पाया है, उनके अंदर से आज तक कोई ग्रेजुएट भी नहीं बन पाया है। तो मैं तो ये भी डिमांड करूंगा और मैं तो ये भी चाहता हूं कि अगर मुस्लिम समाज के अंदर में अगर नुमाइंदगी दी जाए तो पहला हक जो है, जो पहली जो मतलब जो चयन होना चाहिए तो उस समाज का होना चाहिए जिस समाज के अंदर से अभी तक कोई चपरासी नहीं बना है, उस समाज के अंदर से अभी तक किसी ने ग्रेजुएट पास नहीं किया है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है सारे समुदायों को लेकर साथ चलना। डेमोक्रेसी का मतलब कोई मेजॉरिटी रूल नहीं होता है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं कि मेजॉरिटी का रूल, बहुसंख्यक लोगों का रूल, जो जिसके पास वोट की सत्ता है उन्हीं का रूल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की लेखनी को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ तौर से कहा है, और अगर आप कहिएगा तो मैं लेख का नाम भी दे दूंगा मैं आपको। ये जो लेख है शायद 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस में जो लेक्चर दिया है, शायद उसी में ये बातें कह रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत की जरूरत होती है, और बहुमत जो होती है वो मेजॉरिटी वोट पे बनती है, इसलिए उस बहुमत को मानना जरूरी है। जैसे अगर बिहार में चुनाव हुआ और मैंने महागठबंधन को समर्थन किया, लेकिन अगर वहां पे एनडीए की सरकार आ गई तो डेमोक्रेसी में मुझे भी एनडीए को जीतने के बाद मुझे भी एनडीए को ही अपना सरकार मानना होगा। मुझे भी नीतीश कुमार जी की जो लीडरशिप है उसी को कबूल करना पड़ेगा, और नीतीश कुमार जी को भी यही देखना होगा कि भले कुछ समुदाय के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, भले ही कुछ इलाकों में उन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन जब एक बार वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो सबके हो गए। उनको सबके विकास के लिए पॉलिसीज बनानी है। वो किसी एक खास जात, बिरादरी, धर्म के नेता नहीं हुए, वो सबके नेता हो गए। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं
कि जो लोकतंत्र हैं उसमें जब सरकार बनती है तो वो बहुमत पे ही आधारित होती है, मेजॉरिटी रूल होता है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई अभी तक हमारे पास कोई बेहतर सिस्टम नहीं है। तो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये भी बात कह रहे हैं कि मेजॉरिटी रूल का कभी ये मतलब नहीं होता है कि मेजॉरिटी सरकार जो हो जाए वो एब्सोल्यूट हो जाए। नहीं, मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं हुआ कि सत्ता में जिसने 50% +1 वोट हासिल कर लिया, जिसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर ली, वो दिन को रात कहे और रात को दिन कहे और अत्याचार करे। नहीं, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर में सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है, यानी जो सत्ता में जो अधिकार हैं उसको बांट दिया जाता है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती है, सरकार सबको लेके अपने साथ चलेगी। इसलिए जो लोग ये बात कह रहे थे, 2 दलील को मैंने यहाँ पे उसके खिलाफ मैंने ये बात यहाँ पे रखी है। पहली ये कि मुसलमान की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे वंचित तबकों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर बिहार के मंत्रिमंडल में मुसलमान के अलावा और भी दीगर जो भी और भी अन्य वंचित तबके को अगर वहां पे जगह नहीं दी गई है तो सबसे पहले मैं मांग करता हूं, सबसे पहले मैं यहां से आवाज बुलंद करता हूं कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ साथ उनको भी जगह दी जाए, हमारी बहनों को जगह दी जाए, हमारे जो ईसाई भाई हैं उनको जगह दी जाए और बहनों को भी दिया जाए। सिर्फ भाइयों को न दिया जाए, बहनों को भी दिया जाए, जैन को दिया जाए, पासमानदा को दिया जाए। इसलिए जो पहली दलील है कि आप सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं वो सही नहीं है। हम सब लोगों की बात करते हैं। ट्रेड यूनियन में भी जो लोग हैं, आप देख रहे हैं कि मजदूरों के खिलाफ किस तरह से कानून बन रहा है, तो उनको भी उसमें अधिकार मिलनी चाहिए। दूसरी बात उसमें यह है कि लोकतंत्र की बात जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सरकार जो है बहुमत से जरूर बनती है, लेकिन वो सरकार कभी भी किसी एक समुदाय, किसी एक खास धर्म, किसी एक खास इलाके की सरकार नहीं हो सकती है, वो सबकी सरकार है। इसलिए ये भी दलील बहुत मजबूत नहीं है कि अरे मुसलमानों ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया, अरे मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, अरे जेडीयू को भी उन्होंने वोट नहीं दिया, तो मंत्री कहां से बन जाएंगे, जाएं ओवैसी से मंत्री बनने के लिए जिनके पास वो लोग गए हुए थे। ये बिल्कुल गलत बात है। जो चुनाव में किसने किसको वोट दिया, एक बार रिजल्ट यानी नतीजा निकल जाने के बाद इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए जीते हुए कैंडिडेट को या हारे हुए कैंडिडेट को कि किसने उसे वोट दिया, किसने उसे वोट नहीं दिया। अगर इस तरह की बातें अगर होंगी कि जो वोट देगा उसी के लिए काम किया जाएगा और जो वोट नहीं देगा उसे बाहर कर दिया जाएगा, तो वो लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता है। मैंने सुना है मेरे कुछ दोस्तों से कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनके पास अगर आप कोई काम कराने के लिए जाएंगे, कोई परेशानी, कोई मजबूरी लेके जाएंगे, तो ये क्या कहते हैं, आपने तो हमें वोट नहीं दिया, आप जाइए यहाँ से। वो नेता नहीं हैं, वो एक ठग हैं। ऐसे लोग जो हैं वो लोकतंत्र के नाम पे धब्बा हैं। इसलिए सही लोकतंत्र वही है जिसमें सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग में ये बात खास तौर से आ रही है कि अगर अल्पसंख्यकों के अधिकार को अगर सुनिश्चित नहीं किया गया तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। और याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब वो सारे लोग हैं जो वंचित लोग हैं। अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं होता है। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग किया है। क्रिश्चियन लोगों के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने माइनॉरिटी के लिए प्रयोग किया है। जो अल्पसंख्यक हैं धार्मिक तौर पे, उनके लिए भी उन्होंने बात की है। तो कोई भी डेमोक्रेसी जो है अगर उसके अंदर में अल्पसंख्यक के अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया गया तो वो डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, एक और बात हमारे लोकतंत्र में बहुत ही गलत हो रही है जिसकी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि मेजॉरिटी जो होनी चाहिए, जो बहुमत हासिल करने का जो तरीका होना चाहिए, वो तरीका जो है ना वो सेकुलर ग्राउंड पे होना चाहिए, वो कम्युनल ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए।
दोस्तों, सेकुलर ग्राउंड का मतलब है कि अगर हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारे जो मुद्दे होने चाहिए, हमारे जो सवाल होने चाहिए, वो सवालात जो होने चाहिए वो सेकुलर होना चाहिए। जैसे हमने वोट मांगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर मैं पूर्वी चंपारण में अगर चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो मैं अपना एजेंडा बनाऊंगा, दोस्तों आप मुझे वोट दीजिए, अगर मैं जीत के आया तो सारे छात्रों को फ्री में, मैं पहले क्लास से लेके एमए तक उनको फ्री में पढ़ाने के लिए सुविधा दूंगा, और जो एमए कर चुके हैं उनको डिग्री दिखा के नौकरी देने के लिए मैं वचन देता हूं। और ये सारे जो मुद्दे होते हैं उसको हम सेकुलर कहते हैं, रोजी रोटी के सवाल पे। तो चुनाव जो होना चाहिए वो रोजी रोटी मकान के सवाल पे होना चाहिए। अब इसमें हो सकता है कि हमारे जो दोस्त यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें हो सकता है कि किसी को ये मुद्दा बहुत ही अच्छा लगे कि हाँ बहुत ही अच्छा है कि अभय जी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और अगर वो चुनाव जीत के आएंगे तो पहली क्लास से लेके और एमए क्लास तक शिक्षा को, तालीम को मुफ्त कर देंगे, और जो एमए की पढ़ाई कर ली है उनको डिग्री दिखा के नौकरी दे देंगे, तो बहुत अच्छा है, हम तो उनको वोट करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं, अभय जी जो हैं ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहां से सबको फ्री में एजुकेशन देंगे, कहां से पैसा आएगा, इनका इशू जो है ठीक नहीं है, हम इनको वोट नहीं देंगे। तो यहां पे जो आदमी मुझे वोट दे रहा है और जो आदमी मुझे वोट नहीं दे रहा है, वो मेरे एजेंडे पे, मेरे मैनिफेस्टो पे, मेरे चुनावी घोषणा पत्र पे, मेरे इंतखाबी मंसूर को देख के वो मुझे चुन रहा है या नहीं चुन रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि मैं हिंदू हूं, कि मैं मुसलमान हूं, कि मैं दलित हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं गोरा हूं, कि मैं काला हूं, कि मैं बिहारी हूं, कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं। तो इस पे चुनाव नहीं दे रहा है, वोट नहीं दे रहा है, वो मुद्दों के ऊपर, सवाल के ऊपर, इश्यूज के ऊपर, एजेंडे के ऊपर वोट कर रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना है कि जो चुनाव होना चाहिए, जो इलेक्शंस होना चाहिए, उसमें जिस पे वोट हो और जिस पे वोट न दिया जाए या जो दिया जाए, जिस पे मेजॉरिटी बने या जिस पे मेजॉरिटी बिगड़े, वो सेकुलर इश्यूज होना चाहिए, वो रोजी रोटी कपड़ा मकान के सवालात होना चाहिए, वो देश और दुनिया के सवालात होना चाहिए, वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होना चाहिए, वो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड होना चाहिए, वो सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल इश्यूज, जेंडर जस्टिस से, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू मुसलमान पे जो इलेक्शंस लड़ता है वो सेकुलर मेजॉरिटी को क्या करता है, कम्युनल मेजॉरिटी में उसको सांप्रदायिक तरीके से वो क्या करता है, सांप्रदायिक तरीके से वो वोट हासिल करने की कोशिश करता है, और सांप्रदायिक तरीके से फिरका परस्ती का सहारा लेके वो मेजॉरिटी जो है उसको वो हासिल करता है। और इसको बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं। जिस देश में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे लोगों को डरा के, धमका के, ये खौफ दिखा के जहां पे इलेक्शंस लड़ा जाता है, उस डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी हासिल की जाती है वो कम्युनल मेजॉरिटी होती है। और अंबेडकर साहब ने कहा कि कम्युनल मेजॉरिटी जो है वो ठीक नहीं है, सेकुलर मेजॉरिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख वोट देंगे, बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख वोट देंगे। तो अब जनता को करना है तय, बिहार की जो जनता है उसको तय करना है कि क्या तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी दे पाएंगे या बीजेपी वाले लोग 19 लाख नौकरी दे पाएंगे। जब जनता जाए वोट देने के लिए तो नौकरी को ध्यान में रख के वोट करे, इस बात के लिए ना ध्यान रख के वोट करे कि जो एक पार्टीज हैं वो कह रही है कि मैं हिंदुओं की पार्टी हूं। अब एक पार्टी जो इलेक्शंस लड़ रही थी वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रही थी, बार बार मुसलमान का नाम ले रही थी, बार बार फतवा का नाम ले रही थी, बार बार देशभक्ति का नाम ले रही थी। तो क्यों वो बार बार ऐसा नाम ले रही थी? क्योंकि वो पोलराइज करना चाहती थी वोटर्स को, ताकि वोटर्स इस बात के बारे में भूल जाए कि नौकरी कौन दे रहा है। उसे सिर्फ यही बात याद आए आखिरी वक्त पर कि वो किस
जात बिरादरी से उसका संबंध है, किस धर्म से उसका संबंध है, और एक पार्टी को एक धर्म की पार्टी बना दी गई है और विपक्ष को दूसरे धर्म की पार्टी बना दी गई है। तो ये भी जो कुछ हो रहा है, इसको हमारे देश में जो मेजॉरिटी हासिल की जा रही है, इसका जो बेसिस है ये है कॉम्युनल मेजॉरिटी, सांप्रदायिक तरीके से मेजॉरिटी हासिल की जा रही है। और ये देश के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के वंचित समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस बात को आज से 60-70 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो लेक्चर था उसमें इन्होंने इस बात को कह दिया था। और वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि सांप्रदायिक तरीके से फिरका परस्ती का सहारा लेके चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। अब आप बताइए, जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको बहुत दिक्कत थी खाने पीने के लिए, और उनको स्कूल में कुछ खाना मिलता था, 1 आध महीने के लिए स्कूल में खाना मिला है। तो दिल्ली सरकार जो थी कुछ दिनों के लिए पूड़ी और तरकारी बंटवाई थी। तो मैं यही सोच रहा था कि पूड़ी और तरकारी जो बांटे, जो पूड़ी और तरकारी खिलाए, उसको वोट जाना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि हम धार्मिक स्थल बनाएंगे, उनको हम क्यों वोट देंगे? और इलेक्शंस में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि किसने गरीबों के लिए आटा मुहैया कराया, किसने गरीबों के लिए नौकरी दी, किसने गरीबों के लिए दवा दारू दी। ये कौन सा सवाल है कि बिहार में इलेक्शंस होगा तो पाकिस्तान में पटाखा बजेंगे, बिहार में इलेक्शंस होगा तो और एक पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान के नेता बड़े खुश हो जाएंगे। बिहार में सारे समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि यहाँ फतवा का राज चल रहा है। ये क्या है भाई? ये कौन सा इलेक्शंस है? ये कौन सा इलेक्शंस है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा, डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी अगर तुमने बहुमत सांप्रदायिक तरीके से हासिल करने की कोशिश की। सांप्रदायिक तरीके से हासिल करने की अगर तुमने बहुमत कोशिश की तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। हमारे देश में सत्ता के लिए कुछ लोग सांप्रदायिक तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ऐसे चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। उनको इस बात का पूरा उनके अंदर में गुरूर भरा हुआ है कि चाहे हम जनता के लिए काम करें या ना करें, जिसको मिनिस्टर बनाना है उसको मिनिस्टर बना दे, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको शिक्षा मंत्री बना दे, जो दागी आदमी है उसको होम मिनिस्टर बना दे, और जो आदमी वो दवा का कारोबार करता है, माफिया है, उसको हम हेल्थ मिनिस्टर बना दे। हम जब मन करेगा तो नोटबंदी कर देंगे, जब मन करेगा हमें तो हम लॉकडाउन लगाएंगे, जब मन करेगा तो लॉकडाउन हटा देंगे, जब मन करेगा तो मास्क के ऊपर 500 से बढ़ा के पैसा 2000 कर देंगे। उसको तो इस बात का डर ही नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि वो हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिक तरीके से वो कभी भी चुनाव जीत सकता है। तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा आज के दौर में खतरा बना हुआ है, और वंचितों के सवाल इसलिए दब जा रहे हैं क्योंकि आज चुनाव जो हो रहा है वो सांप्रदायिक तरीके से हो रहा है। जब हम चुनाव में वोट देने जाते हैं, मीडिया की मदद से हमारे दिमाग में इंजेक्शन जो है, सुई दे दी जाती है, जहर, नफरत की जो सुई है वो दे दी जाती है। हम आखिर में कहते हैं अरे कौनो बात ना है, कोई कोरोना में कोई पेट भर देता है, अरे कम से कम पार्टी पाकिस्तान को तो जवाब दे रही है, एक खास समुदाय को तो ठीक से कर रही है ना, फतवा को तो खत्म कर दिया, चलो इसी को वोट दो। अरे भाई दिमाग खराब हो गया, फतवा को खत्म कर दिया। फतवा का फौ नहीं पता है उसको, फतवा क्या होता है? जो आदमी बिहार में जिसके पास जमीन नहीं है, जो आदमी आटा दाल चावल नहीं खरीद सकता है, उससे कहा जा रहा है कि कश्मीर में तुम लोग जमीन खरीद सकते हो। अरे भाई कश्मीर में जमीन हम खरीदेंगे, गरीब आदमी खरीद लेगा? कौन खरीदेगा कश्मीर में जमीन? बोलिए। कश्मीर में जमीन वही खरीदेगा जो पूंजीपति है। आप पूंजीपति हैं? आप बताइए, आप पूंजीपति, आपके पास मालो दौलत है? 5 किलो तो सरसों का तेल खरीद के नहीं आ रहा है घर के अंदर में, बच्चों की तो फीस नहीं दी जा रही है, आटा और चावल नहीं आ रहा है, और आप जमीन खरीद लेंगे जाके कश्मीर में? आप जमीन खरीद लेंगे और इसी के ऊपर आप वोट डाल रहे हैं। तो यही मैं कह रहा था, सांप्रदायिक तरीके से आपको वोट डालने के लिए आपको उकसाया जाता है, आपको तैयार किया जाता है, और आपके दिमाग में ये बात डाली जा रही है, ठीक है अरे कोरोना में कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो क्या हो गया, लेकिन एक खास समुदाय को ठीक तो कर रही है सरकार। बड़ा मन बढ़ रहा था इन लोगों को 50 सालों से, अब आए हैं होश में। अरे भाई होश में वो आए हैं, होश में आए हैं
ये देश कहाँ चला गया है। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि अपने ही भाई को तकलीफ देके बाकी लोगों को मजा आ रहा है। आप बताइए, हमारा एक शरीर है, ये देश भी एक शरीर है, हम टांग को काट देंगे, टांग को तोड़ देंगे, टांग में जख्म होगा, हाथ में जख्म होगा, तो हम क्या खुश रह पाएंगे? बोलिए। अगर हमारे देश में इतने बड़े लोग अल्पसंख्यक हैं और वो बुरे हाल में रहेंगे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दिन भर हु करते रहेंगे, तो क्या ये देश अच्छा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा? आप बताइए। दांत में दर्द हो जाने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। आप सब लोगों को कभी ना कभी दांत में दर्द हुआ होगा। एक छोटा ये दो दांत है, 32 दांत होते हैं, 32 दांत में से अगर एक दांत में भी दर्द हो जाए, आप पढ़ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। और इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक की और वंचित समुदाय को आप उनको बाहर कर देंगे और आपको लगता है कि बहुत मजा आ रहा है, आपको बहुसंख्यक समाज को बहुत मजा आ रहा है। अरे भाई, दिमाग हम लोग का खराब हो गया है, बहुसंख्यक समाज का दिमाग खराब हो गया है। लोग जो है ना उन्माद में पड़ चुके हैं। अगर बताइए, इस देश में हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको दर्द होगा तो क्या इस देश अच्छा चला जाएगा? क्या दलित भाई के साथ छुआछूत होगा तो देश अच्छा हो जाएगा? हमारे आदिवासी भाइयों के साथ बराबरी नहीं दी गई, उनके संसाधन को लूट के उसको बाजार में बेच दिया गया और उनको पानी पीने से भी महरूम कर दिया गया, तो देश बहुत अच्छा हो जाएगा? महिलाओं के ऊपर हमला कर देंगे तो देश बहुत अच्छा हो जाएगा? हैं? बोलिए। पानी बड़े जातियों के इलाके में आएगा और छोटी जातियों के इलाके में नहीं आएगा तो क्या बहुत देश आगे चला जाएगा? सड़क आपके इलाके में बनेंगे और उनके इलाके में नहीं बढ़ेंगे तो देश बहुत अच्छा हो जाएगा? दिन भर हिंदू मुसलमान की बात करके चुनाव जीत लेंगे तो क्या देश बहुत अच्छा चला जाएगा? बोलिए। नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे, हर चीज को निजीकरण कर देंगे, ठेके पे कर देंगे। जो लोग नेट जेआरएफ किए हुए हैं वो 10-10 साल से उनको नौकरी नहीं मिले, देश आगे चला जाएगा? बोलिए। ये देश आगे जाएगा? डेमोक्रेसी जो है वो आपकी डेमोक्रेसी मजबूत होगी? अरे भाई, ये बात डॉक्टर अंबेडकर साहब 1942 में कह के चले गए हैं। कितनी बार ये मतलब इस बात को दोहराने की जरूरत है? सब कुछ लिटरेचर मौजूद है, आपको पढ़ने की जरूरत है। डेमोक्रेसी का मतलब बहुसंख्यक समाज का रूल नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब बहुसंख्यक समाज के वर्चस्व नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिला हैं, जो वंचित है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, वो डेमोक्रेसी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। एक रूम हो और रूम के अंदर में 10 लोग हों, सिगरेट पीने का मन हो हैं, और 7 लोग को बड़ा सिगरेट पीने में मजा आए, और कोई 1 या 2 हमारे भाई हों, उनको सांस की कोई दिक्कत हो, तो क्या करेंगे आप? बोलिए। सिगरेट जलाएंगे, पिएंगे, मजा लेंगे? और वो भाई अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है और उसको कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप कहेंगे अरे वोटिंग करा लो, वोटिंग करा लो, जो जीतेगा सिगरेट पिया जाएगा। अरे भाई, ऑलरेडी आपको पता है कि कमरे में 10 लोग हैं और 7 सिगरेट पी रहे हैं, तो जब 7 सिगरेट पीते हैं तो वोटिंग होगी तो 7 जीत जाएंगे, उनको बहुमत प्राप्त हो जाएगी। तो तुम 7 सिगरेट जला के जब पियोगे तो जो 2 इंसान जो उस कमरे के अंदर में है, जिसको सांस की दिक्कत है, वो तो मर जाएगा। तो तुम कहोगे लोकतांत्रिक तरीके से इसको मार दिया गया, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो लोकतंत्र ने इसको मारा है। अदालत, आप कहेंगे अरे ऐसे थोड़े मारा है, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हमने वोटिंग कराया, वोटिंग में बाकायदा 7 लोगों ने कहा कि हाँ सिगरेट पीना है, सिगरेट पीने वाले की सरकार आई और 7 लोगों ने 7 सिगरेट जलाई, कमरे को बंद किया, खिड़की को बंद किया और और सिगरेट जलाया और 2 मर गए, तो उसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र इसमें विजयी हो गया। अरे भाई, ये लोकतंत्र नहीं है, ये मॉब रूल है, मॉब रूल। एरिस्टोटल ने भी ये बात की है कि मॉब रूल है। डेमोक्रेसी जब बिगड़ जाता है, परवर्ट कर जाता है, तबाह हो जाता है, बिगड़ जाता है ना, बिगड़ा है ना, बिगड़ जाएगा तो वो डेमोक्रेसी नहीं होता है, वो मॉब रूल हो जाता है, मोबोक्रेसी हो जाता है, वो मॉब रूल। तो देश में क्या हो रहा है? चुनाव बहुसंख्यक समाज तय करेगा। अरे भैया, बहुसंख्यक समाज तय करेगा? नंबर की वजह से तुम कुछ भी कर लोगे? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सोचिए कहां देश जा रहा है, जहां पे हमारे मुस्लिम भाइयों की जो आबादी है वो तकरीबन 18, 19, 20% है। बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। वहां पे आप एक भी टिकट नहीं देते हैं अल्पसंख्यकों को, और आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत हो जाएगी। आपको पता है, और देखिए बहन मायावती ने सीट दिया था,
हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत ज्यादा सीट दिया था बहन मायावती ने, उसको बोलते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उनको दिया था, 90 के करीब में सीट दिया था। तो क्या किया इन लोगों ने बहन मायावती के खिलाफ? जिना आ गया, पाकिस्तान बन रहा है, ऐसा कंपेन उन्होंने काना कानी किया था उसको। अरे मेरे हिंदू भाइयों, मायावती ने 90 सीट मुसलमानों को देके पाकिस्तान बनाने की साजिश की है। सुनो सुनो, देखिए, सोचिए, अगर मैं कोई भड़काऊ बात कर रहा हूं, आप ही बताइए, कोई भड़काऊ बात है? आप बताइए हुआ था कि नहीं हुआ था? कोई कमेंट करके कहें अगर जिन लोगों को लगता है कि मैं आपत्तिजनक बात कर रहा हूं। और क्या हुआ, मायावती जी को भी इन लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार किया कि मायावती जी भी हार गई बुरी तरह से, और इन लोगों ने एक भी टिकट नहीं दिया। तो ये क्या है? ये तो जोर जबरदस्ती की है ना सरकार। आप बताइए, डंडे वाली सरकार है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना। ये डेमोक्रेसी है? ये अरिस्टोटल की भाषा में और अस्तु की जबान में ये मोबोक्रेसी है, ये टिरनी है, निरंकुश सरकार है, निरंकुश सरकार है। सबको साथ लेके चलना, जो जो नहीं लेके चले वो सरकार जो है उसको हम निरंकुश कहते हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर अगर होते पास में मेरे बैठे हुए होते तो कहते तुम सही कह रहे हो। कोई भी लोकतंत्र में अगर सबको साथ लेके अगर हम नहीं चल रहे हैं तो लोकतंत्र नहीं है, वो मॉब रूल है, मॉब, भीड़ तंत्र। वही एग्जाम्पल याद रखिएगा, 10 लोग कमरे में बंद हैं, 7 को सिगरेट पीनी है, 2 बेचारा नहीं पी सकता है। आपने चुनाव कराया, 7 जीत गए, 7 ने 7 सिगरेट जलाई, कमरे बंद किए, खिड़की बंद, सिगरेट का धुआं रूम के अंदर में भरा, उसकी सांस, उसको सांस लेने में 2 को दिक्कत हो गई, मर गया। पुलिस आई और आपने कहा उसमें क्या गलत है भाई? कमरा था, चुनाव हुआ, 7 जीते, 7 ने सिगरेट पी, 2 मर गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हुआ? नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर में अगर इंक्लूजन नहीं है, लोकतंत्र के अंदर में अगर इक्वालिटी नहीं है, लोकतंत्र के अंदर में अगर सबको साथ लेके चलने का सिस्टम अगर वहां पे इजाद नहीं किया, अगर इजाद नहीं किया गया है, तो समझ लेना वो लोकतंत्र नहीं, वो भीड़ तंत्र है। अब हो क्या रहा है कि डेमोक्रेसी को लेके बहुत सारे लिटरेचर आ रहे हैं। बस ये बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूं। डेमोक्रेसी को लेके और इलेक्शंस को लेके और डेमोक्रेसी के कैरेक्टर को लेके बहुत सारे लिटरेचर आ रहे हैं। और डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को 2 तरह से बांटा गया है। कुछ बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, जिसमें एक अमेरिकन स्कॉलर्स हैं जिनका नाम है एंड्रू लेस्पाट, अगर मैं उनका नाम सही तरीके से पढ़ पा रहा हूं, एंड्रू लेस्पाट उनका नाम है। तो वो क्या होता है, कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो, यानी ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सबकी सहभागिता हो, ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें लोगों को, वंचित तबके को सत्ता में, इख्तदार में अधिकार दिया जाए। तो जो एंड्रू लेस्पाट हैं वो बहुत दिनों से लिख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग है कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी। हमारे दोस्त अमितांशु भाई भी सुन रहे होंगे और उनको भी कुछ याद आ रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, रीडिंग मिली थी जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में, कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये होता है, नाम पे मत जाइए, मतलब कहने का मतलब भागीदारी वाली एक लोकतंत्र, जिसमें भागीदारी सबकी सुनिश्चित की जाए। और सबका मतलब क्या होता है, जो सबसे निचले पावदान पे जो बैठा हुआ जो आदमी है, अगर आपने उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी तो सबकी भागीदारी हो गई, सिंपल। अरे भैया, जब हम बात करते हैं पीड़ित लोगों की, जब हम बात करते हैं आपको किनकी, वंचित तबके की, तो कोई ये पूछता है मुझसे, वंचित तबके की बात तो तुम रोज वीडियो बनाते हो, तुमने कभी स्वर्ण तबके की बात की है? अरे भाई, जो वंचित तबका, जो कि ट्रेन के सबसे, ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए, ट्रेन में जो आदमी खिड़की पर लटका हुआ है, सुन लीजिए, उसको जगह नहीं मिल रही है। जब आपने उस व्यक्ति को, जो ट्रेन की जो खिड़की है उसको पकड़ के जो लटके हुए आदमी को आपने सीट दे दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबको सीट मिल गई। सोचिए, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। यानी वंचित तबके की बात करने का मतलब ही है कि सबकी बात हो गई। वंचित तबके की बात करने का मतलब है कि सबकी बात होगी। अब एक बात बताओ, ट्रेन चल रही है
और ट्रेन में जो आदमी लटका हुआ है, जिसको सीट नहीं मिल पा रही है, अगर हमने उनको जगह दे दी ट्रेन के अंदर में, उनको सीट दे दिया, तो सबको सीट मिल गया कि नहीं मिल गया? आप ही बताओ, बोलो, मिल गया कि नहीं मिल गया? आप ही बताओ। सबको मिल गया। जो आदमी जब बाहर धक्का खा रहा है, अस्पताल में जब आप जा रहे हैं और एक लंबी लाइन लगी हुई है मरीजों की, जो सबसे दूर खड़ा इंसान है, अगर उसका इलाज हो गया तो अरे भाई अकल के दुश्मनों, सबका इलाज हो गया। तो वंचित तबके की बात करना, जो ऊपर में बैठे हुए जो लोग हैं उनका विरोध करना नहीं है, सिस्टम को और बेहतर बनाना है। अगर कोई स्वस्थ आदमी है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके इस हाथ में दर्द नहीं है, सर में भी दर्द नहीं है, सीने में भी दर्द नहीं है, मगर पेट में दर्द है, तो पेट का दर्द जैसे ही ठीक हो जाएगा, ये राहत आपके सर के लिए भी है, राहत आपके हाथ के लिए भी है। ये ऐसा नहीं है कि पेट के दर्द से सर को कुछ लेना देना नहीं है। एक हमारे दोस्त हैं जीशान भाई, उन्होंने यही मुझे मैसेज किया कि अभय भाई, जब भी आप प्रोग्राम कीजिए तो आप इस बात को जरूर कहिए कि अरे भाई, मुसलमान का इशू नहीं है, दलित का इशू नहीं है, महिलाओं का इशूज नहीं है। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर सोसाइटीज को मजबूत बनाना है, सोसाइटीज को अगर उसको कामयाब बनाना है, तो बेहतर होगा कि सबकी बात की जाए। अरे दलित की बात करना ब्राह्मण के खिलाफ है? ऐसे कैसे हो सकता है? दलित दूसरे समाज में रहता है, आप बताओ, दलित इसी समाज का है, तो दलित को अधिकार मिल जाएंगे तो उससे ब्राह्मण का नुकसान है कि फायदा है? आप ही बताओ, सोचो। अगर दलित के एक इलाके में साफ सफाई हो जाए, वहां लोगों को नौकरियां लग जाएं, वहां स्कूल खुल जाए, तो गांव के लिए अच्छा है कि गांव के लिए बुरा है? मान लो कि तुम अपर कास्ट ही हो, सोचो, बोलो भैया, कोई गलत, कोई अपर कास्ट हो तो बोले, मुझे बोलिए। अगर महिलाओं को अधिकार दे दिया जाए तो महिलाएं सड़क पर जब निकलेंगी, जब उनके अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, तो कल तुम्हारी बहू बेटी भी घर से अगर निकलेगी तो उसके अधिकार भी तो सुरक्षित हो गए। अब महिलाओं के लिए कोई कानून बने तो आप कहें मुझे क्या लेना देना है, मैं तो मर्द हूं। अरे भाई, तुम मर्द हो, लेकिन तुम्हारी भी तो कोई बहन बेटी होगी, मां होगी। अगर हाथरस में गैंग रेप हुआ है तो आप कहेंगे मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं तो दलित नहीं हूं। अरे भाई, तो हाथरस में हुआ है और कल यही चीज इलाहाबाद में हो जाए, कल यही चीज कानपुर में हो जाए, तो कोई जो हमला करने वाला है वो देखेगा कि आपका धर्म और समुदाय क्या है, कि वो आपके ऊपर भी हमला, आपके घर के आप पे भी वो हमला करेगा। तो आज हाथरस की जो हमारी बहन के साथ जो हुआ, अगर आज हम सब लोग खड़े हो जाएं एक साथ, दोषियों को सजा दिलवा दें, तो कल कोई भी आदमी इस तरह का काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सरकार भी सोचेगी कि भैया, महिला के मामले में ढिलाई नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि लोग जाग गए हैं, अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित के साथ होगा तब भी अपर कास्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें अपर कास्ट कैसे एक साथ खड़ा आ जाता है दलित के खिलाफ? मुझे समझ में नहीं आता है। अरे महिला का इशूज है यार, ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट का इशू ही नहीं है। इसमें अपर कास्ट की बदनामी की कोई बात ही नहीं है। आप बताओ कैसी बदनामी की बात है? बोलो, किस कम्युनिटीज के अंदर में रेपिस्ट नहीं है? अगर कल कोई अपर कास्ट के अंदर से 4 रेप करने वाले निकल जाते हैं तो अरे भैया, 10 दिन के बाद आप किसी अखबार में देखोगे कि पिछड़े समाज से भी 2 रेपिस्ट निकल गए। इसमें इज्जत कहां से जाती है कि लोग कह रहे थे अरे इज्जत चली गई स्वर्ण समाज की? इसमें इज्जत की कहां बात है? ये तो न्याय की बात है, महिला के लिए न्याय की बात है। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, महिला के लिए न्याय की बात है। इसमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट कहां से आ गया? अरे भैया, अगर आपके बॉडीज में कुछ घाव हो जाएगा तो आप ऑपरेशन अपना कराएंगे कि अपने अंकल का कराएंगे, बताओ? तो अगर आपके समाज में कोई सही आदमी नहीं है तो उसको सजा देनी चाहिए और आपको खड़ा होना चाहिए पीड़ित महिला के साथ। तो आप क्या कर रहे हैं? कास्ट पंचायत कर रहे हैं। सोचिए जरा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट कीजिए आप मुझे, और मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ अगर बोल रहा हूं तो आप कमेंट कीजिए यहां पे। बोलिए कैसे, मुझे साबित करके बताइए कि कैसे दलित जो हैं उनका जो स्वार्थ है वो कैसे ब्राह्मण से अलग है। मुझे तो लगता है दोनों का स्वार्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं। रिजर्वेशन जो है वो कैसे अपर कास्ट लोगों के लिए ये है खराब है, जरा बताइए। अपर कास्ट लोगों को जनरल कैटेगरीज में
उनको जितना उनकी आबादी है उससे ज्यादा उनको सीट मिल जाती है। अगर दलित भाई के लिए, अगर पिछड़े भाई के लिए अगर रिजर्वेशंस ना हो तो एक भी भाई उनके चुन के नहीं आएंगे। तो आप बताओ, गांव में नौकरी लोगे तुम सिर्फ, और तुम्हारे दलित बस्ती में जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं चाहिए। उस एक दलित के पास ना खेत है, ना एक दलित के पास जमीन है, ना उसके पास पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई बीए किया, ना एमए किया, ना उसके पास पक्का मकान है। उसको सरकार ने थोड़ा सा रिजर्वेशंस क्या दे दिया, तुमको लगता है कि ये ब्राह्मण लोगों के खिलाफ है और अपर कास्ट लोगों के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है बताओ यार, कैसे खिलाफ है? तुम्ही को नौकरी चाहिए। अगर तुमको नौकरी नहीं मिल रही है तो सवाल ये भी तो उठता है मेरे भाई कि नौकरियां थोड़ा और बढ़ा दो, तो उन भाई को भी मिल जाएगा, हमको भी मिल जाएगा। हम कहां कह रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज के नौजवान हैं उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए भाई। स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं सबको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन लड़ाई सरकार से ना करके आप दलित से लड़ते हैं, आप रिजर्वेशंस के खिलाफ बोलते हैं। आप अगर कोई आदमी महिला के ऊपर हमला कर दिया तो आप क्या कहते हैं कि ये हमारे जात के ऊपर हमला है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जात हमला हुआ है महिला के ऊपर में, दोषी होगा वो आदमी जो इसने ये दुष्कर्म किया है। और वो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति खुदा ना खास्ता आपके जाति में पैदा हो गया तो उसमें आपकी जाति की कैसी बदनामी हो गई, आप बताओ। अरे महात्मा गांधी का कत्ल किसने किया था? बोलिए किस जाति से था वो आदमी? क्या ब्राह्मणों के ऊपर हमला हुआ? बताइए। कोई आज ब्राह्मण को कोई कहता है कि आप महात्मा गांधी के कातिल हैं? कोई कहता है? आप बताइए, कोई कहता है किसी ब्राह्मण को पकड़ के आप महात्मा गांधी के कातिल हैं? नहीं कहता है। अरे वो तो दोष नाथूराम गोडसे का था, उसमें दूसरे ब्राह्मण का कहां से दोष हो गया? तो अगर कोई महिला के ऊपर कोई हमला होता है तो अगर कोई समाज के, चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं हमला करे किसी हिंदू बहन के ऊपर पे, तो उसमें मुसलमान की इज्जत कहां से चली गई? वो तो मुसलमान समाज को चाहिए कि वो सामने हट ला के दोषियों को सजा दिलाए और जो पीड़ित है, जो मुतासिरा है, उनके साथ खड़े हो जाएं। ये होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो लेकिन हो नहीं रहा है, हर चीज को सांप्रदायिक कर दिया गया। थोड़ा सा फिर मैं इधर उधर भाग गया। तो मैं बात कर रहा था पीछे, डेमोक्रेसी के दो हिस्से हैं, दो तरह के डेमोक्रेसी हैं। एक डेमोक्रेसी को हम कहते हैं मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी, और दूसरा जो डेमोक्रेसी है उसको बोलते हैं कॉन्सेंसस डेमोक्रेसी या फिर कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी। अगर ये अंग्रेजी के टर्म्स कंफ्यूज कर रहे हैं आपको तो आप भूल जाइए। एक ऐसा डेमोक्रेसी है, एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पे बहुसंख्यक समाज का दबदबा है। एक मान लीजिए बहुसंख्यक समाज जो है वो सब कुछ को कंट्रोल में किया हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटीज का राज चल रहा है। एरिस्टोटल साहब की बात याद करेंगे तो मॉब रूल है, एक तरह से मॉब रूल, जिसकी संख्या है वही सब कुछ तय करेगा। लो, इलेक्शन जीत लिया तो सब कुछ आप सही हो गए। इलेक्शन जीत लिया, आप सरकार को कैसे विरोध कर सकते हैं? इलेक्शन जीत लिया, आप सरकार को कैसे विरोध कर सकते हैं? यही आजकल चल रहा है। जनता ने चुन लिया, आप कैसे उनका विरोध कर सकते हैं? अरे विरोध पॉलिसीज पे है ना भाई। कोई सरकार मेरे विरोध करने से सरकार गिर जाती है? आप ही बताओ। विरोध करने से, विरोध पॉलिसीज की है, विरोध उनकी सरकार गिराने की नहीं है। तो एक जो डेमोक्रेसी होता है वो डेमोक्रेसी को हम कहते हैं मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी। हालांकि कोई डेमोक्रेसी अपने आप को मेजोरिटेरियन नहीं कहेगा। सुन लीजिए मेरे, अगर मैं किसी का हक मारता हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हक मारने वाला हूं। तो इसको एनालिटिकली कहा जाता है कि ये मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है। तो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि उसमें जो बहुसंख्यक समाज जो है वो सिस्टम को अपने कब्जे में लिया हुआ है। अच्छा, और दूसरी डेमोक्रेसी जो है जिसको हम कह रहे हैं कंसेंसस डेमोक्रेसी या कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, एंड्रू लेस्पार्ट ने इस पर काम किया है जी। हमारे कुछ दोस्त लोग पॉलिटिकल साइंस के भी यहाँ पे हैं, तो कुछ मैं भी याद करते रहता हूँ नाम जी। एंड्रू लेस्पार्ट, अगर मैं उनका नाम सही से मतलब पढ़ पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि जिस लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी हो, बहुसंख्यक समाज जो है वो सत्ता की भागीदारी अल्पसंख्यक समाज के साथ, वंचित तबके के साथ जो करता है, उसको हम कंसेंसस डेमोक्रेसी, हम कहते हैं भागीदारी वाली लोकतंत्र कहते हैं। तो एक लोकतंत्र है भागीदारी वाली और एक लोकतंत्र है बहुसंख्यक
समाज उसको कंट्रोल कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भारत में कौन सी डेमोक्रेसी है। अब देखिए, अगर मैं भारत के डेमोक्रेसी के बारे में इधर उधर कहना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे कि आप भारत की बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूं। जो बातें मुझे अपने दिल में लगेंगी वो मैं कहूंगा आपको। हो सकता है आपको पसंद आए या नहीं आए। देखिए, भारत का लोकतंत्र एक माने में बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे सबको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, सबको चुनाव लड़ने, चुनाव में वोट देने का सबको अधिकार है, और किसी भी आदमी को ये मतलब वोट देने से वंचित नहीं किया गया है, और एक का वोट दूसरे से ज्यादा नहीं होता। 1 मैन 1 वोट, ये बहुत अच्छी बात है इंडियन डेमोक्रेसी की। दूसरी बात इंडियन डेमोक्रेसी की अच्छी ये है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये लिबरल प्रिंसिपल पे, यानी उदारवादी जो सिद्धांत हैं उस पे ये आधारित है। यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, निष्पक्ष गैर जानिबदाराना तरीके से इंतखाबात लड़े जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ का इंस्टीट्यूशंस बहुत ही मजबूत है, यहाँ की जो संस्थाएं इदारे जो हैं बहुत मजबूत है। इलेक्शन कमीशंस बहुत सालों से चुनाव करा रहा है, और भारत जैसे एक पिछड़े देश में, पिछड़ने का मतलब ये हुआ कि मतलब आर्थिक तौर पर पिछड़ा होना, और तालीमी तौर पर माने एजुकेशनली बैकवर्ड होना, सोशली मतलब इंडस्ट्री उतनी नहीं है, तो उस देश में भी 1952 में चुनाव कराया गया। और डेमोक्रेसी को लेके बहुत सारी थियरीज हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ बहुत काम करती है जहाँ पे मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस ज़माने में हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया, लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव कराया, और डेमोक्रेसी जो थी वो कामयाब रही, लोगों ने इसमें भाग लिया। और वेस्ट में बैठे हुए, पश्चिम में बैठे हुए जो बड़े बड़े विद्वान थे उनकी बात गलत साबित हुई कि ठीक है, गरीब देश में भी लोकतंत्र पनप सकता है और अपनी जड़ें जमा सकता है। तो ये एक तो चीज इंडियन डेमोक्रेसी की ये मजबूत चीज हो गई। और इंडियन डेमोक्रेसी में कभी भी सत्ता परिवर्तन को लेकर कभी खून खराबा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी इलेक्शंस हार गई और दूसरी पार्टी नहीं हार रही है, हार गई और नहीं निकल रही है, जबरदस्ती उसके बाद गोली चलने लगी। ऐसा नहीं हुआ इंडिया में। इमरजेंसी के टाइम में थोड़ा बहुत जरूर लोकतंत्र पे हमला किया गया, लेकिन फिर 2 साल के अंदर में जनता ने फिर लोकतंत्र में अपनी आस्था दिखाई और इंदिरा गांधी जी को बुरी तरह से हराया। और उनको भी मजा मिल गया कि भैया अगर लोकतंत्र के साथ अगर आपने छेड़छाड़ की तो जनता आपको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो कुछ लोकतंत्र पे कुछ वक्त के लिए हमला जरूर हुआ, लेकिन मिला जुला के भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है कि भारत में जितना लोग वोट डालते हैं वो यूरोप की आबादी से भी ज्यादा है। बहुत दिलचस्प बात होती है और इस पर हमको प्राउड भी फील करना चाहिए। हाँ, थोड़ी आप कह रहे हैं कि उस समय बुरी बुरी बातें आप कह रहे थे, कुछ अच्छी बातें बताइए। तो अच्छी बात यह है कि ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे वोट डालने वाले जो है 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोगों की जो तादाद है वो यूरोप कॉन्टिनेंट की पूरी आबादी से ज्यादा है। अच्छा, पता नहीं 70 या 80 करोड़ लोग यहाँ पे वोटर्स हैं। चेक कीजिएगा भाई, अगर गलत हो तो मैसेज कर दीजिएगा। तो इतनी बड़ी आबादी यूरोप की भी नहीं है। तो इस मामले में और एक और बात हमारे लोकतंत्र में क्या है, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। यानी इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत में बहुत पार्टियां हैं, बहुत पार्टियां। कभी कभी तो इतनी पार्टियां हो जाती हैं कि लोग याद भी नहीं रख पाते हैं कितनी बनती हैं, कितनी रजिस्टर्ड हैं, कितनी कम रजिस्टर्ड है, कितनी चल रही है, कितनी बंद हो गई, कितनी फिर कब जिन की तरह बोतल से निकल जाए। तो बहुत सारी पार्टियां। तो ये इसकी खूबी है। और भारत का जो संविधान है वो सेकुलर है। यहाँ पे धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति मुसलमान भी बने हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति दलित भी बने हैं। तो भारत में जो सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति जी का, वहाँ पे किसी को जाने से रोका नहीं जाता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे धर्म के आधार पे बड़ा पोस्ट दिया जाता है। इस तरह की बात हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में कोई भी आदमी, किसी भी धर्म का आदमी चुनाव जीत के बन सकता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, आर्मी का, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो वो है। और हमारे लोकतंत्र में एक अच्छी बात क्या है कि हमारे लोकतंत्र में
अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। यानी अल्पसंख्यक समाज के जो लोग होंगे वो अपने धर्म पे चलेंगे, उनके धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो अपने धार्मिक स्थल बना सकते हैं, वो बड़ी पूरी आज़ादी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं। अगर वो धर्म में यकीन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तब भी नहीं रख सकते हैं। धर्म को मानेंगे तब भी उनको उतने ही अधिकार मिलेंगे, नहीं मानेंगे तब भी उतने ही अधिकार मिलेंगे। और सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं हो सकता है। इंडिया इज नॉट ए हिंदू कंट्री। जो लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग इस बात को बहुत छुप आके बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं, अरे इंडिया का कल्चर हिंदू का है, हिंदू बहुत पुराने लोग हैं, बड़े अच्छे थे, इंडिया में सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुइज्म की तरफ। सब बकवास है, सब बकवास, सब बातें संविधान के खिलाफ है। ये जो देश है हिंदुओं का नहीं है, यह देश सबका है। सबसे बड़ी बात, धर्म के आधार पर इस देश को नहीं बांटा जा सकता है, ये सबका देश है। उत्तर प्रदेश का कोई ब्राह्मण को उतना ही अधिकार है जितना केरला के किसी दलित को अधिकार है। इसमें कोई अधिकार में किसी को कमी नहीं है। और भारत का जो प्रधानमंत्री है वो हिंदुओं का नेता नहीं है, वो देश का नेता है। ये कभी कभी बात टॉप पर बैठे हुए लोग भूल जाते हैं, लगते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब आप एक सरकारी पद पर होंगे, जब एक आप मिनिस्टर होंगे, तो आप कभी भी अपने आप को हिंदू के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। भारत का जो लोकतंत्र है वो सर्वधर्म समभाव यानी इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन है। यानी सब धर्म को हम ये करेंगे, उसको सर्वधर्म का हम आदर करेंगे, एक धर्म का आदर नहीं करेंगे, सबका करेंगे। और सरकार सब धर्म के लिए अगर कुछ सहूलियत देना है तो सब धर्म के लिए करेगी। जैसे कुंभ का मेला है तो अगर पुलिस जा रही है वहां पे, पंडाल लगा रही है, अगर वहां पे हेल्थ चेकअप बन रहा है, मेडिकल टीम वहां पे उतर रही है, तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए करेगी। तो अगर ईद का वक्त आएगा तो उसको या कोई सूफी पीर के मज़ार पे अगर कभी लोग इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, तो वहां पर भी लाइट लगाने का काम, वहां पर भी कैंप लगाने का काम, वहां पर दवाइयाँ देने का काम, पुलिस रखने का काम, व्यवस्था ठीक करने का काम, ट्रांसपोर्ट के साधन ठीक करने का काम, ये भी सरकार को करना होगा। ये सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ मुसलमानों की सरकार नहीं है। उसी तरह गुरुद्वारे के लिए भी काम करना पड़ेगा, इसी तरह उसको गिरजाघर के लिए भी काम करना पड़ेगा, इसी तरह हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के लिए भी काम करना पड़ेगा। और जो धर्म में यकीन नहीं रखते हैं उनके साथ भी जाति नहीं कर सकते, उनको भी पीट नहीं सकते हैं कि अरे तुमने तो ये भगवान का अपमान कर दिया, पीटो इनको, अरे तुमने तो बड़े महापुरुषों संतों का अपमान कर दिया, मारो इनको। ये भी नहीं चल सकता इंडिया में। तो ये भारत के जो संविधान में ये अच्छी बातें, क्या क्या अच्छी बातें, सबको बराबरी है वोट देने का, सबके वोट का अधिकार एक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक संविधान जो है, आईन जो है वो सेकुलर आईन है। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को नहीं बांट सकते हैं, चुनाव धार्मिक आधार पर नहीं लड़ सकते हैं। और सबसे टॉप पोस्ट पे भारत का कोई भी धर्म का, संप्रदाय का गरीब आदमी धर्म को मानता है या नहीं मानता है वो जा सकता है। और भारत में जितने वोटर्स हैं उतने वोटर्स यूरोप की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो ये सब सारी चीजें ऐसी हैं कि मजा आता है सुन के ना, कि थोड़ा सा हम लोग को भी लगता है अरे हम लोग भी तो देशभक्त ही हैं, अच्छा लगता है सब बातें सुन के। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बुराई भी है, इसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। उस कमियों को अगर बात नहीं करेंगे तो वो चीज आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने एग्जाम में आपके टीचर ने सिर्फ ये कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर आपने टीचर ने आपकी कमियों की तरफ अगर इशारा नहीं किया तो आपका विकास नहीं हो सकता है। और कमियां इंसान के साथ हमेशा बनी रहेंगी, इसलिए कमियों की बात करना जो है वो कहीं से देशद्रोह नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि देशद्रोह है। हम सब लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का माध्यम है जिसमें हम लोग बात सुन सकते हैं। हो सकता है मेरी बहुत सारी बातों से आपको ऐतराज हो तो आप लोग कल अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ, इसी तरह से बात विवाद बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे कमी क्या है हिंदुस्तान के अंदर में, वो कमी कुछ ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। भारत में जो चुनाव की जो प्रणाली है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसको बोलते हैं F फॉर फर्स्ट, P फॉर पास्ट, T
फॉर द पोस्ट है, पीपीटीपी बोलते हैं, पीपीटीपी, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। अच्छा, बताऊंगा, घबराना नहीं है। तो ये क्या है, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम क्या है? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन है नहीं। मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता था तो मुझे भी डर लगता था क्या बताऊंगा कल बच्चों को, लेकिन उतना आसान, बहुत आसान है। सुनिए, चुनाव जो भारत में होता है तो वो जो चुनाव का जो मेथड है उसको हम कहते हैं फर्स्ट यानी प्रथम, पहला, पास्ट यानी जाना, पोस्ट यानी पिलर और खंबा, और सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि देश में जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब पूरे भारत में, भारत को सेपरेट ज्योग्राफिकल यूनिट में हम उसको बांट देते हैं। पूरे भारत को हम एक सेपरेट भौगोलिक ज्योग्राफिया यूनिट में हम उसको बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे भारत को हम 543 बांट देते हैं, इलाके में बांट देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस की जबान में डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड। यानी इंडिया में जो भी पूरा इंडिया है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेपरेट ज्योग्राफिकल यूनिट में हम डिवाइड कर देते हैं। अब मान लीजिए लोकसभा में हमने 543 यूनिट में उसको डिवाइड कर दिया, और जो एक यूनिट होगा वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड। अब हम बनारस का एग्जांपल ले लेते हैं। बनारस का जो एक सीट हुआ वो एक डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड हो गया। अब होता क्या है कि भारत में एक क्षेत्र में कई सारे उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसमें चुनाव लड़ने से किसी को नहीं रोका जाता, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम लोग बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे 50 लोगों ने नॉमिनेशंस डाल दिया, तो नॉमिनेशंस डालने में कोई पाबंदी नहीं है, एक क्षेत्र में नॉमिनेशंस डाल दिया। अब होता क्या है कि नॉमिनेशंस डालने के बाद जब इलेक्शंस का जब रिजल्ट आता है तो जो कैंडिडेट अपने अन्य कैंडिडेट से एक भी वोट हासिल ज्यादा कर लिया उसको हम विजयी यानी विक्टोरियस घोषित कर देते हैं। दैट पर्सन हैज वन द इलेक्शन। सो अब मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए कि बनारस में मतदाता की संख्या, वोटर्स की संख्या 5 लाख हैं और वहां पे टोटल संख्या कैंडिडेट्स की 50 हैं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने 50,002 वोट ला दिया तो आप विजयी घोषित कर दिए गए। और जो दूसरे नंबर पे जो होते हैं उनसे एक वोट ज्यादा चाहिए। तो मान लीजिए कि बनारस से हमारे दोस्त मुजीब साहब चुनाव लड़ रहे हैं और मुजीब साहब ने 50,002 वोट लाया, और मैं भी वहां से चुनाव लड़ा और मैं सिर्फ लाया 50,001 वोट, और बाकी लोगों का जो वोट था वो 50,000 से कम था। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो मलिक साहब को एक वोट से विजयी बना देगा, ये एक वोट से जीत गए। तो क्या हो गया, शाम को जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे घर वाले पूछेंगे क्या हुआ चुनाव में। मैंने बोला 50,001 वोट लाया था, और जो जीता वो क्या लाया था, 50,002 वोट लाया था, तो फिर एक वोट से हार गया। तो कहेंगे किस्मत तुम्हारी कितनी खराब है, एक वोट से हार गए, सब कुछ पानी में मिल गया, हाय रे हाय एक वोट। लेकिन जहां पे फर्स्ट पास द पोल सिस्टम नहीं होता है वहां पे चुनाव के नतीजे दो तरीके से होते हैं। एक नतीजा क्या होता है कि आपको 50% +1 वोट लाना होगा आपको। तो अगर मान लीजिए बनारस में 5 लाख वोटर्स हैं तो 5 लाख वोटर्स को का 50% 2.5 लाख हुआ, इसमें एक वोट और जोड़ दीजिए तो 2.5 लाख एक वोट हो जाएगा। यानी 2.5 लाख एक वोट का मतलब हो जाएगा कि आपको 2.5 लाख वोट लाना है और एक और कम से कम लाना है। तो वहां पे मुजीब साहब ने तो सिर्फ लाया 50,002
और मैं था सेकंड रनअप, मैं लाया सिर्फ 50,001, तो क्या होगा? इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा? फिर से चुनाव कराएगा 2 कैंडिडेट जो टॉप के होंगे, और जो जब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं लाएंगे तब तक चुनाव होगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेने के बाद ही चुनाव जो हो गए वो चुनाव में लोग चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन भारत में क्या है, यहां पे है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। इसका मतलब होता है जो आदमी ने अन्य कैंडिडेट से एक भी वोट ज्यादा ले लिया तो वो जीत जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की किताब में इसको कहते हैं विनर्स टेक एवरीथिंग। जो जीत गया वो सिकंदर, और बाकी लोगों को कुछ हाथ में नहीं लगा। तो हमारे यहाँ जो वोटिंग सिस्टम जो है वो है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। और इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है, इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी ये है कि जो आप वोट शेयर हासिल करते हैं उसके मुताबिक आपको सीट्स मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती की पार्टी बीएसपी ने तकरीबन 19 या 20% वोट लाया था। लेकिन जब रिजल्ट आया 2014 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, तो बहन जी की पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो आप जरा सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और बहन कुमारी मायावती की पार्टी ने अगर 20% वोट शेयर लाया है, तो उनको भी तो भाई 16 सीट का अधिकार बनता है, तो उनको भी तो 16 सीट दे दो भाई। लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिला, और बहन जी की पार्टी का मजाक उड़ाया गया कि हाथी ने अंडा दे दिया है, हाथी ने अंडा दे दिया है, जो उनका मजाक उड़ाया गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र में जो वोटिंग शेयर होता है उसके मुताबिक सीट आ जाए ये जरूरी नहीं है। बिहार में भी आप देखिए वोटिंग शेयर आरजेडी का बहुत ज्यादा है अगर इससे बीजेपी से, लेकिन वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाए हैं। और 1996 का तमिलनाडु का असेंबली इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुआ यूं कि उस जमाने में डीएमके ने 41% वोट लाया था, 41% वोट लाया था, और उनको 140 के करीब में सीट लाया था। लेकिन एआईडीएमके ने 21% वोट शेयर पाया था और उनकी सीट बहुत कम आई थी। तो कहने का मतलब है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है कि इसमें वोटिंग शेयर के मुताबिक सीट नहीं मिल पाती है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो वंचित तबका का होता है, क्योंकि छोटी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, अच्छा खासा वोट परसेंटेज भी हासिल करती है, लेकिन वो बड़ी पार्टियों से चंद वोटों से हार जाती है। इसलिए 2 इलेक्शन 4 इलेक्शंस लड़ने के बाद उनके पास संसाधन नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और उनको उनके कैंडिडेट जीत नहीं पाते हैं। इसलिए उनका जो उनके अंदर में जो जोश जो होता है वो ठंडा हो जाता है और वो पार्टियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए जो हमारे देश में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है वो यहाँ के माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, छोटी पार्टियां, जो गरीब तबके हैं, जो बहुसंख्यक समाज से नहीं आते बल्कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जिनकी आबादी कम है, जिनका बोलबाला क्षेत्र में है, केंद्र में नहीं है। मान लीजिए किसी का बोलबाला उत्तराखंड में है, किसी का बोलबाला मान लीजिए कानपुर के इलाके में है, किसी का आजमगढ़ में है, किसी का पटना के इलाके में है, किसी का हैदराबाद, बेंगलोर, आपको केरला, मणिपुर, नागालैंड, आपका कश्मीर, ऐसे लोगों को सेंटर में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोल सिस्टम जो चलता है वो बड़ी पार्टियों को फेवर करता है और छोटी पार्टियों को फेवर नहीं करता है। तो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम को स्टेबल यानी एक मजबूत और एफिशिएंट यानी कारगर, असरदार कह के इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कमियां हैं कि इसमें जितना वोट शेयर छोटी पार्टियां हासिल करती हैं उतना सीट नहीं मिल पाता है, और इसमें
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। यानी आप देखिए कि भारत के अंदर में 16% मुसलमान हैं, लेकिन लोकसभा में आप देखेंगे जो पार्टी सरकार बनाई है उस पार्टी में कोई भी मुस्लिम जीत के नहीं आता है। जो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां से भी एक पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन वहां पर भी एक भी सीट उनको नहीं दिया जा पा रहा है। बहुत सारे आप देखेंगे कि लोकसभा में जो संख्या जो है वो नीचे गिरती चली जा रही है, उनकी हमारे मुसलमान भाइयों का जो प्रतिनिधित्व है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि शायद 1957 के बाद आज उनका प्रतिनिधित्व सबसे कम हो गया है। ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। आप मुझे बताइए कितने हमारे क्रिश्चियन भाई, कितने हमारे सिख भाई, कितने हमारे जैन भाई, कितने हमारे पारसी भाई, कितनी हमारी महिलाएं, कितने हमारे वंचित समाज से जो लोग आते हैं, जो लोग सब्जी उगाने का काम करते हैं, जो लोग पॉट बनाने का काम करते हैं, जो लोग आपको बाल काटने का काम करते हैं, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिनके इलाके में आप आज तक रोशनी नहीं पहुंच पाई है, ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो भारत में इनको हम माइनॉरिटी कहते हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम जी की अगर जुबान में अगर हम कहें, उनसे हम बोरो करें उनकी ईडियम को, तो वो बहुजन हैं। क्योंकि छोटे छोटे जो समुदाय हैं अगर वो इकट्ठा हो जाएंगे, जो शोषित हैं, तो उनका जो अनुपात होगा, उनकी जो संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस देश के ऊपर में आप देखेंगे कि जो चंद मुट्ठी भर के जो लोग हैं वही ऊपर बैठे हुए हैं, सारे सत्ता में काबिज वही लोग हैं, हर इंस्टीट्यूशन में उन्हीं का कब्जा है। सिर्फ ये लोकतंत्र की बात नहीं, मतलब ये संसद की बात नहीं है, बिहार की बात नहीं है, पत्रकारिता में आपको कितनी दलित मिल जाएंगे, कितने आदिवासी मिल जाएंगे, कितने एडिटर न्यूज़ एंकर आपको मिल जाएंगे जो पिछड़े समाज से हैं, कितनी महिलाएं जो हैं आपको मिल जाएंगी जो संसद में है। इसलिए ये सवाल सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है, ये सवाल तमाम वंचित तबके का है। और हमारे देश में जो लोकतंत्र हैं उसमें एक बहुत बड़ी कमी बन के उभर के आ रही है आजकल, कि यहाँ पे वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और राजनीति में वो हाशिए पे धकेले चले जा रहे हैं। उनका वोट का मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पास द पोल सिस्टम जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेजॉरिटेरियन पार्टी को सपोर्ट करती है। वो क्या होता है, छोटी छोटी पार्टियों को वो सपोर्ट नहीं करती है। और फर्स्ट पास द पोल सिस्टम के जो मुकाबले में जो सिस्टम खड़ा हुआ है उस सिस्टम का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे आपने जितना वोट हासिल किया उसके मुताबिक आपको सीट दी जाएगी। और ये जो होता है कोalition की गवर्नमेंट ज़्यादातर बनने को देखी जाती है। और मैं आपको कह रहा हूं ये सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने घर में बना रहा हूं, ये पूरी दुनिया में बहुत सारे पार्लियामेंट्री देशों में ये सिस्टम लागू है। नीदरलैंड में लागू है, इजराइल में लागू है, और भी बहुत सारे देशों में जो है ये लागू है आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है। और हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करने के बाद लोगों को लगता है अरे ये क्या हो गया, कौन सा बकवास तुम करने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का विरोध करते हैं वो एक चार्ट बना के बताए कि दुनिया में कितने देशों में फर्स्ट पास पोल सिस्टम होता है और कितने देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर दुनिया के विकसित देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो कौन सा हम बैकवर्डनेस की बात बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम बोरो कर लें, उसको इमिटेट कर लें, उसकी नकल कर लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा लोकतंत्र का जो ढांचा है उसमें जिस तरह से जो वंचित तबका है उसको बाहर किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, महिला आरक्षण बिल देखिए कितने सालों से वो कोल्ड बैग में डाला गया है, अभी तक कोई महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहा है और महिला आरक्षण के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे समाजशास्त्री कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिससे एक भी लोग आज तक चपरासी नहीं बन पाया है, मंत्री और संतरी बनने की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ कमियां आ गई हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वंचित समाज जो है
उसको इलेक्टोरल सिस्टम से बाहर कर दिया गया है या बाहर होता चला जा रहा है, और हमारी डेमोक्रेसी का जो चेहरा है वो मेजोरिटेरियन हो जा रहा है। इसमें कुछ ही लोग जो हैं सब चीज को कब्जिया लिए हैं, और इसके विरोध में हमको बोलने की जरूरत है। हम कोई आपके सामने ब्लूप्रिंट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं कि ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, अरे मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ये बोल रहा हूं, इसी को तुमको फॉलो करना होगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसको भी सोचिए, लोकतंत्र को अगर कामयाब बनाना है तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और एंड्रू लेस्पाट अमेरिकन स्कॉलर बार बार कहते हैं कि जिस देश में भागीदारी होती है सत्ता में, सबको साथ लेके चला जाता है, वो सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है, उसमें कमियां कम होती हैं। हमारे देश में एक बड़े विद्वान आदमी थे, आप लोगों को एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, हुमायूं कबीर साहब। हुमायूं कबीर वो देश के, भारत के शिक्षा मंत्री भी बने हुए हैं, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर भी बने हुए हैं मौलाना आजाद के बाद। और मौलाना आजाद की जो किताब थी इंडिया विंस फ्रीडम, उसका डिक्टेशन जो था उन्होंने हुमायूं कबीर ने ही उसको किया, उसको लिखा। और हुमायूं कबीर जो थे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, तो उनकी एक किताब मुझे जेएनयू के अंदर में मिल गई, माइनॉरिटीज के बारे में। उनका कुछ कुछ लेक्चर था, बड़े विद्वान आदमी थे। और ये बात मैं हर बार कहता हूं, अगर आप सुने होंगे तो माफ कीजिएगा मुझे। उन्होंने कहा है कि जिस समाज के अंदर में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाते हैं, जिस समाज के अंदर में अल्पसंख्यकों की बात सुनी जाती है, वो समाज ज्यादा मजबूत बन के उभरता है, क्योंकि उसके अंदर में विविधता होती है। उस समाज के अंदर में नई नई चैलेंज के साथ मुकाबला करने का हमारे पास ताकत होती है। आप देखिए, जो वंचित समाज है यही काम करता है, यही सब चीजों का सृजन करता है, और जो ऊपर में बैठे हुए जो शोषण करने वाले लोग हैं वो सब चीजों को हड़प लेते हैं। जैसे दूध कौन पैदा करता है, दूध कौन पैदा करता है, धान कौन पैदा करता है, गेहूं कौन उगाता है, मोटर बाइक कौन बनाता है, घर कौन बनाता है। आप जरा सोचिए, जिस देवी देवता के बारे में हम ये कहते हैं, बहुत धार्मिक तरह से, धार्मिक आस्था के साथ हम उनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता की मूर्ति कौन बनाता है, उसका मुजस्समा कौन बनाता है, और उसके ऊपर पूजा करके और कल अखबार में फोटो कौन खिंचवाता है, ताजमहल किसने बनवाया, आपको अक्षरधाम टेम्पल किसने बनाया, बिरला मंदिर किसने बनाया, रोड किसने बनाया, हाईवे किसने बनाया, कौन टैक्स दे रहा है, कौन देश के विकास में काम कर रहा है। जो विकास में देश का काम कर रहा है वो वंचित तबका है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इसी वंचित तबका को वहां से भगा देते हैं और उनको भागीदारी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग आ जाएंगे तो अपनी मनमानी करने लगेंगे, हमारी मनमानी नहीं चलेगी। अरे भाई, मनमानी की बात नहीं है, सबको साथ लेने की जरूरत है, किसी के खिलाफ काम करने की जरूरत नहीं है। किसी के खिलाफ कोई काम हो रहा है उसको खत्म करने की जरूरत है। इस देश में एक बात याद रख लेना, कोई भी हिंदू चैन से नहीं रह सकता है जब तक इस देश में एक मुसलमान को दर्द है। कोई भी ऊंची जाति का लोग चैन से नहीं रह सकता है जब तक यहाँ पे दलित और पिछड़े समाज के साथ दर्द है। कोई भी मर्द चैन से नहीं रह सकता है जब तक यहाँ पे महिलाओं को दर्द है। इसलिए सबके अधिकार की बात करनी होगी और सबके अधिकार में भी उसकी अधिकार की पहले की बात करनी पड़ेगी। जो ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ है उसको अंदर लाने की जरूरत है। जो हाशिए पे जो पायदान पे सबसे नीचे है। इसीलिए मैंने सोचा कि बिहार में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से हमारे अल्पसंख्यक भाई को वहां से बाहर किया गया है, यह सवाल सिर्फ अल्पसंख्यक भाई का नहीं है, ये सबका सवाल होना चाहिए। क्योंकि आज एक कम्युनिटीज को बाहर किया गया, कल किसी और कम्युनिटीज को बाहर किया जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलके सबका साथ लेके चलना पड़ेगा। और लोकतंत्र वहां मजबूत हुआ है जहां पे सत्ता में भागीदारी सबको दी गई थी। और बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात और याद रख लीजिए कि आप एफिशिएंसी के नाम पे जो है उसको आप किसी को रिजर्वेशंस देने से और किसी को भागीदारी देने से आप नहीं रोक सकते। मिसाल के तौर पे कोई कह सकता है, अरे मुसलमान विधानसभा में जाएगा तो क्या कर लेगा, बोलिए क्या कर लेगा, उससे तो अच्छा काम कोई गैर मुस्लिम कर रहा है। तो ये तो आपको मैं लॉजिक दूं,
इसका लॉजिक ये है, तो फिर अंग्रेज जब भारत में रूल कर रहे थे तो कौन सा वो तो हिंदुस्तानियों से ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो क्या जरूरत थी आपको अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए, क्या जरूरत थी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, क्या जरूरत बात थी आपको अपनी कुर्बानी देने के लिए, बताइए। अंग्रेजी चला लेते, वो तो बहुत जानते थे, वो तो अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदुस्तानी भी जानते थे, उनको तो बहुत अक्ल थी, वो तो बाहर से पढ़ के लिख के आए थे। तो देखिए, सिर्फ एक नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन का भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हमको वंचित समाज का जब आदमी हमारे सामने होगा तब न्याय मिल पाएगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारा दिल बहुत अच्छा है तो हम तो बात कर लेंगे इनके बारे में, ऐसा नहीं हो सकता है। आप दोस्त हो सकते हैं, मैं अभय कुमार मसीहू जमा भाई का दोस्त हो सकता हूं, लेकिन मैं मसीहू जमा भाई का, मैं उनका खैर खा हो सकता हूं, लेकिन ये ग्राउंड नहीं हो सकता है कि मैं मसीहू जमा के बारे में उनको कहूं कि नहीं नहीं नहीं, आप विधानसभा में जाके क्या करेंगे, आप बाटला हाउस में रहिए, आप वहीं ठीक है, मैं विधानसभा में जाता हूं, मैं लोकसभा में जाता हूं और आपके लिए बात करूंगा। ये कैसे हो सकता है भाई? तब तो अंग्रेज को ही रखो यहां पे। क्या जरूरत थी तुमको हिंदुस्तानियों को अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए? क्या जरूरत थी तुमको हिंदुस्तानियों को लेने के? आपसे तो बेहतर वो सरकार चला सकते थे, उनको अंग्रेजी आती थी, बहुत विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे। इसलिए सवाल सिर्फ एफिशिएंसी का नहीं है, सवाल है नुमाइंदगी का। हमारे सामने सत्ता में डिसीजन लेते वक्त हमको सारे समुदाय के लोगों का होना जरूरी है। इसीलिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और जब इंटरव्यू में आपको पता चलता है कि वंचित समाज का भी टीचर बैठा हुआ है, तब आपको कॉन्फिडेंस होता है आपको कि नहीं, अब हमारे समाज का कोई लोग है, हमारे साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही है कि कानून कितना भी बेहतर हो जाए, अगर कानून को नाफिज करने वाले, लागू करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोग जो हैं, अगर वंचित समाज से नहीं होंगे तो कानून बेकार है, वो कानून कुछ नहीं होगा। आप सोचिए, अगर आप एक महिला हैं और आपके ऊपर छेड़छाड़ किसी मर्द ने कर दिया, और जब थाने में जाती हैं और कोई महिला आपको मिल जाए, एक गिलास पानी दे और कहा बहन तू मत टेंशन ले, आज मैं उसको पकड़ के लाता हूं और तुम्हारे साथ न्याय होगा, वो आपका कॉन्फिडेंस। और आप जाइए थाने के अंदर में और कोई मर्द कर, अरे मैडम शाम को निकलोगे तो छेड़छाड़ तो हो ही जाएगा, क्या इसमें टेंशन है, जाओ घर में जाओ, मैं देखता हूं अगर कोई होगा तो कल आपको बताऊंगा फोन पे। तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? कोई दलित भाई के ऊपर कोई जातिवादी हमला हुआ और वो थाने में जा रहा है और वहां पे स्वर्ण मानसिकता का बैठा हुआ कोई अफसर होगा तो क्या बोलेगा? बात का बतंगड़ बढ़ा रहे हो, राज तो तुम ही लोगों का चल रहा है, इतना क्या हो गया? तुम दलित हो, किसी ने दलित कह दिया, कुछ कह दिया तो क्या हो गया? कौन सा केस बन गया? जाओ घर जाओ, दिमाग खराब करने आ जाते हो। इसलिए हमको थानेदार भी चाहिए, हमको अल्पसंख्यक समाज का थानेदार भी चाहिए, दलित समाज का थानेदार भी चाहिए, पुलिस समाज का, सॉरी महिला समाज का। इसीलिए बहुत सारे बिहार में हमारे भाई लोगों ने जब अपना एजेंडा बनाया था चुनाव से पहले, कुछ सिविल सोसाइटीज के लोगों ने, तो उन्होंने कहा था कि थाने में जहां जहां मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे थाने में भी, पुलिस में भी हमारे मुसलमान भाइयों को रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सिस्टम मजबूत होता है। यह मत समझना कि सिस्टम कमजोर होता है भाई, सिस्टम मजबूत होता है क्योंकि उससे विश्वास बढ़ता है, विश्वास। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी बीमार थे, उनका ऑपरेशन हो रहा था पटना में, और उनको होश नहीं आ पा रहा था, या होश आ रहा था, होश चला जा रहा था। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया अंदर, कहां बुलाया? जहां ऑपरेशन हो रहा था, और कहा अभय जरा बात करो अपने पापा से। तो मैं अपने पापा से बात किया। वो उनका मतलब उनका देहांत हो गया उसी दिन, लेकिन मुझसे कुछ बात की है। क्यों डॉक्टर ने ऐसा कहा? क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि रोगी कुछ भी हो, उसका दिमाग कितना कमजोर क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन अपने बेटे को पहचान सकता है। एक फीलिंग होती है आपका कम्युनिटीज के साथ। तो जब आप अल्पसंख्यक समाज के हैं और जब थाने में जाते हैं, कोई अल्पसंख्यक आपको मिलता है और कहता है क्या बात है आपको, तो एक आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हमारे लोग यहां पे हैं। जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं और आपके लोग वहां पे बैठे हुए होते हैं, तो आप जाके उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारा ये समस्या आप उठाइए, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। महिलाओं को अगर कोई महिला मिल जाए, उससे कॉन्फिडेंस होता है। इससे कौन इनकार कर सकता है? कौन इनकार कर सकता है? कोई है दुनिया में आदमी? हम जब इंग्लैंड जाते हैं और अमेरिका जाते हैं,
तो हमको कोई उत्तर प्रदेश वाला अगर मुनीरका में मिल जाता है तो हमको बहुत मजा नहीं आता, क्योंकि मैं बिहारी हूं तो मुझे बिहारी चाहिए। लेकिन जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो कोई हमें नेपाल का भी मिल जाता है, कभी हमको बांग्लादेश का भी मिल जाता है, कोई पाकिस्तान का भी मिल जाता है। श्रीलंका, ओ कम 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 फ्रेंड, प्लीज कम वी विल हैव डिनर टुगेदर। हम वहां साउथ एशिया सॉलिडारिटी बना लेते हैं। तो सॉलिडारिटी तो एक बहुत ही सोशियोलॉजिकल फैक्ट है, कैसे आप इसको इनकार कर सकते हैं। सॉलिडारिटी, जिस समाज से आप आते हैं, जिस समाज में आपका ताल्लुक है, अगर उस समाज का आदमी अगर सिस्टम में नहीं है तो कैसे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो सिस्टम कैसे चलेगा। आप बताइए कौन सा इसमें मैं हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा हूं और कौन सी बात मैं इसमें सवर्णों के खिलाफ बोल रहा हूं। अगर सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको लाइए, कौन रोक रहा है उनको, कौन कह रहा है। मैं सबसे पहले कह रहा हूं अगर स्वर्ण भाई को नौकरी नहीं मिल रही है, बहनों को नहीं, उनको दीजिए नौकरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दलित को और मुस्लिम्स को नहीं देंगे, और दलित मुसलमानों के पक्ष में या उनके हक की बात करना आप कहेंगे देशद्रोह है। ये क्या है भाई। तो मैंने सोचा कि इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करें। सिर्फ बिहार का ही मसला नहीं है। क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने स्टडीज किया है और उन्होंने दिखाया कि कैसे उनकी संख्या गिर रही है। मैं ज्यादा इंपेरिकल तो नहीं कर पाता हूं स्टडीज। मैंने भी सोचा, मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि विधानसभा में कितने एमएलए एमपी हैं उनका एक चार्ट बनाया जाए, लेकिन कर नहीं पाता हूं। आप लोगों में से अगर कोई लोग करे तो मुझे भी जरा शेयर कीजिएगा। आप देखिएगा कि सब जगह नंबर गिर रहा है, सब जगह नंबर गिर रहा है। सिर्फ मुस्लिम्स भाई का नहीं है, महिलाओं का भी होगा, पिछड़ी जातियों का होगा। बहुत सारी पिछड़ी जातियां से तो अभी तक एक भी एमएलए मंत्री नहीं बन पाए हैं। 50 साल हो गया, 60 साल 70 साल हो गया आजादी को, बोलिए। और एक समाज के अंदर से आप 20 आदमी को 40 आदमी को लेके आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है भैया। एक ही समाज का लोग चीफ सेक्रेटरी बनेगा और मिनिस्टर बनेगा, और बाकी समाज का लोग, ये भारत के विकास में उनका खून नहीं है या वो बाहर के लोग हैं, बोलिए। और जो लोग बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि एक देश में एक ही धर्म, एक ही समुदाय, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं। और जो सबको साथ लेके नहीं चलता है उसका सिस्टम टूट जाता है। जो चीजें मूर्ति नहीं है वो टूट जाती है। आपको अपने अंदर में लचक पैदा करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी तरफ हमको सोचना पड़ेगा, और इसको एक डिबेट में लाना पड़ेगा कि जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, इसके अंदर में एक मेजोरिटेरियन कंटेंट आ गया है, लोगों का की नुमाइंदगी गिर रही है। तो क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता है, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता है कि जो 16% और 17% हो उनको आप 2% पे आकर डाल दीजिए, उनको बाहर कर दीजिए। ये चल ही नहीं सकता है। ये नहीं चल सकता है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में 20% सीट लेके आएगी और उसको अंडा सीट मिला। ये कैसे चल सकता है भैया। छोटी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। आपको पता है, मैंने एक सरदार जी से इंटरव्यू किया था पंजाब की समस्याओं को लेकर, तो वो क्या बोलते हैं, पंजाब की समस्या फेडरलिज्म की वजह से है। आप सेंटर में सारा पावर रखते हो, सारा टैक्स वहां से इधर लेके आते हो, जीएसटी का पैसा भी वहां नहीं देते हो। तुमने एक बड़ी बड़ी एजेंसी जांच एजेंसी बना दी, और जो क्षेत्र के नेता है उनको तुम सीबीआई से जेल में डलवाते हो। तो सत्ता को एक जगह तुम कब्जा करके रखोगे तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगा। डेमोक्रेसी के साथ साथ डेमोक्रेसी तभी चलेगा जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा, यानी सत्ता का बंटवारा होगा। आपको पता है ऑथोरिटेरियनिज्म, वर्चस्ववाद, ऑथोरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी में क्या फर्क है। डेमोक्रेसी के अंदर में भी ऑथोरिटेरियनिज्म हो सकता है, याद रखिएगा। अगर एक पार्टी अपनी मनमानी चला रही है, अगर एक नेता अपनी मनमानी चला रहा है, अगर देश में संस्थाएं नहीं ठीक से काम कर पा रही है, जुडिशियरी जो है वो डरी हुई है, लेजिस्लेचर जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो समझो कि वहां पे ऑथोरिटेरियनिज्म है। और ऑथोरिटेरियनिज्म जो है वो एक करिश्माटिक लीडरशिप के आसपास में है। आपका एक करिश्मा वाला नेता है, उसी की तस्वीर हर जगह आपको दिखी जाएगी। चाहे बिहार में चुनाव हो वहीं फोटो आएगा, केरला में चुनाव हो वहीं फोटो आएगा, मणिपुर में चुनाव हो वहीं उसी का फोटो आएगा। भले वो मलयालम बोले या ना बोले, लेकिन फोटो उसी का आएगा, रिकॉर्डिंग उसी की सुनाई जाएगी। चुनाव जीता तो उसका जादू चल गया, और चुनाव हार गया तो लोकल फैक्टर है। चुनाव हार गया तो लोकल फैक्टर, और जीत गया तो उसका जादू चल गया। तो ये हमारे अंदर में ऑथोरिटेरियनिज्म भी आ रही है हमारे सिस्टम के अंदर में।
ये सब चीज़ें मैं एक स्टूडेंट के नाते मैंने कुछ दिनों से मेरे दिमाग में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ मैं साझा करूं। बहुत सारी कमियां और गलतियां हो गई होंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को, अपनी राय को रख सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि मेरी बातों में बहुत सारी कमियां हैं वो खुद अपनी बातों को रखें, मुझे भी इनवाइट करें, मुझे भी उसका लिंक बताएं, मैं भी सुनूंगा। तो आज के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। तो आज जो सवाल जो हम लोगों ने जो बात की वो लोकतंत्र और भागीदारी से संबंधित बातचीत की। कैसे हमारा जो लोकतंत्र है उसमें वंचित तबके जो हैं उनकी भागीदारी कम होती चली जा रही है, जो कि एक बहुत ही संकट का समय है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है, तशवीशनाक बात है। और ये सवाल किसी एक खास या कम्युनिटीज़ का नहीं है, ये किसी एक जाति धर्म का नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए सवाल है। इसलिए हमें मेजोरिटेरियन और कॉम्युनल डेमोक्रेसी के जगह हम लोगों को एक इंक्लूसिव, एक प्लूरल, एक इगैलिटेरियन, एक कंसोसिएशनल, एक भागीदारी पर आधारित डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए कि कोई भी सिस्टम जो है वो हमेशा के लिए कारगर नहीं हो सकता है। अगर वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है, इसकी इजाज़त हमारा लोकतंत्र देता है। और हमको उसी सारे ढांचों के तहत, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत सबको साथ लेके चलने का, असल मानों में पॉलिटिक्स के लिए नहीं, सबको साथ लेके चलना, असल मानों में सबको साथ लेके चलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अभय आपसे अभी आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर अगर कोई ऐसा टॉपिक हो गया जिस पे मैं बोलना चाहूँगा, फिर मैं आपके पास आऊँगा, फिर अपनी बात बोलूँगा। तो अपने सुझाव और कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू। मैं अभय कुमार।